जो बजट होता है, ठीक है, और उसका आपके पेपर में क्या रेलेवेंस है, हम सिर्फ उससे रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे एग्जाम में क्या पूछते हैं, ठीक है, वो आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, क्या हमारे पास जो रिसिप्ट है वो लगातार बढ़ रही है या फिर इस तरीके से जा रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर ग्राफ कैसा आएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर ग्राफ इस तरीके से डिप होता हुआ फिर स्टडी होता हुआ नजर आएगा। ये दोनों चीजें डिफरेंस है। हेलो गाइज, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बजट, दैट इज बजट 2025। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज का ध्यान देना है, इससे पहले अगर आपने बजट सुना होगा या बजट देखा होगा तो ये क्लास औरों से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बजट क्या होता है, बजट की हिस्ट्री क्या है, ये सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब आपका दूसरी जो थ्योरी क्लासेस है उसमें हो चुका होता है। सेकंड थिंग, जो बजट होता है, ठीक है, और उसका आपके पेपर में क्या रेलेवेंस है, हम सिर्फ उससे रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक पे बात करेंगे। जो मोस्ट परमानेंट टॉपिक है बजट से रिलेटेड आपके सीएपीएफ, हम उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो हमारी क्लास जो होगी वो पूरे पैटर्न पे, यूपीएससी पैटर्न पर ओरिएंटेड होगी। यहाँ पे हम बाकियों की तरह अपना टाइम पीरियड ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा जो डिटेल है, बजट क्या होता है, कौन सा आर्टिकल है, इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, बस फिर भी थोड़ी सी एक बात करेंगे, डेट इज बजट जो बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। जो बजट बनाया जाता है इसे आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। बस इतनी सी काफी है बात, ठीक है। कहीं कहीं पर हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। एक चीज, जो छोटी चीज आपको इससे पहले पता होनी चाहिए, वो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली में जब पार्लियामेंट में बजट पेश किया जाता है तो बजट दो तरीके से पेश किया जाता है, दैट इज फाइनेंशियल बिल एंड अप्रोप्रिएट या अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है जी। तो फाइनेंस बिल क्या कहलाता है? फाइनेंस बिल कहलाता है कि सरकार कितना टैक्स वसूलेगी या कितना टैक्स लगाने वाली है। इन शॉर्ट, बस कितना टैक्स कहां कहां लगेगा, तो दैट इज फाइनेंशियल बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, कि भाई जितना भी पैसा हमने जो टैक्स लगाया है या जो भी सरकार की आमदनी होगी, एप्रोप्रिएशन बिल, दैट इज हम कहां कहां इसको खर्च करेंगे। क्लियर? तो सरकार दो तरीके से खर्च करती है, या फिर सरकार दो तरीके से बजट को लेकर आती है। एक, कहां से पैसा मेरे पास आएगा, कहां कहां पर मैं टैक्स लगाऊंगी और कहां कहां पर इसको खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो जहां से पैसा आएगा डेट इज फाइनेंशियल बिल, और जहां जहां खर्च किया जाएगा डेट इज अप्रोप्रिएशन बिल। क्लियर हो गया? ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल ही जब पास हो जाता है तो इसी को हम कहा कहते हैं, डेट इज परमिशन टू स्पेंड। क्लियर? और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आर्टिकल 112, 113 एंड 116, ठीक है, दैट इज 112, 1113 एंड 1116, ये आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1112 की थोड़ी सी बात है, उस लाइन को थोड़ा सा लिख लीजिएगा, दैट इज द प्रेसिडेंट शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ, आर्टिकल 12 की एक छोटी सी लाइन है, बस उससे लिख लीजिएगा। ठीक है, दैट इज द प्रेसिडेंट शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर both the houses of parliament, both the houses of parliament, a statement of a statement of the estimated receipt and receipt and expenditures. Clear? And this is known as annual financial statement. So तो आर्टिकल 12 सिर्फ, आर्टिकल 112 सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट होती है जो कि, ठीक है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर की होती है, जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और ये किसकी होती है? दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। क्लियर? इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, दैट इज सेकंड पार्ट जो इसका आर्टिकल 112 का होता है, वो एक लाइन कहता है बहुत सिंपल सी, दैट इज एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करता है। क्लियर? बस इतना ही आपके लिए काफी है। ओके, चलो। अब इसको पढ़ने से पहले, बजट को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी मैं पहले भी बाकी की क्लासेस में खत्म करा चुका हूं, या आपने इससे पहले अपना मैराथन क्लास देखी होगी, उसमें भी मैंने एक सिनेरियो छोटा सा कराया था, वो इसी से रिलेटेड है। दैट इज बजट का मतलब कहाँ से हमारे पास पैसा आएगा और कहाँ कहाँ मैं यहाँ पर खर्च करूंगा। ठीक है जी, बजट जहां से पैसा आएगा इसको मैं रिसिप्ट कह सकता हूँ। क्लियर? और जहां जहां मैं खर्चा करूंगा इसको मैं अपना एक्सपेंडिचर कह सकता हूँ। क्लियर? रिसिप्ट की बात करेंगे, ठीक है, दैट इज, ये भी दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। ये भी दो हिस्सों में डिवाइड होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड
कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दो हिस्सों में डिवाइड होगा, दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये भी दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा, दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटी। रेवेन्यू रिसिप्ट भी दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा, दैट इज टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रिसिप्ट। क्लियर? इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी बात। ठीक है, पहली बात करते हैं सरकार के पास टोटल रिसिप्ट की बात करते हैं, तो रिसिप्ट कितने आया। देखो बच्चों, इसमें एक चीज मैं तुम्हें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ, यहाँ पे तुम्हारे पास डेटा भी आएंगे कि भाई कौन कितना है, कितने परसेंट पे है क्या नहीं है। ठीक है जी, कितने अमाउंट है, कितने लाख करोड़ की बात की जा रही है, सारी बातें हम करेंगे यहाँ पे। बट ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज है, आपको इन सारी चीजों पे नहीं जाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देता हूँ यूपीएससी एग्जाम में क्या पूछते हैं। ठीक है, वो आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, क्या हमारे पास जो रिसिप्ट है वो लगातार बढ़ रही है, या फिर इस तरीके से जा रही है, या फिर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आपको बस अपने लास्ट जितना भी पैटर्न है उसको कंपैरिजन करना है कि वो लॉन्ग टाइम में इंक्रीज है, डिक्रीज है, बस इस तरफ ध्यान रखना है। कितने परसेंट है, क्या है, इन सब पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। क्लियर? ओके, चलो अब एक बात करते हैं, इसके अंदर फटाफट एक छोटी छोटी बात लिखते चले जाओ। फर्स्ट दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर अब मैं जो बात करूंगा वो आपके प्रॉपर बजट से ही रिलेटेड बात करूंगा। ठीक है, तो पहली बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर, ठीक है जी, बजट की बात करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, इसके आगे एक वर्ड लिख लीजिएगा, 2729036। 2729036, ये सारे लाख करोड़ की बात की जा रही है। ठीक है जी, ये आपके बजट की बात है, ये बजट का डेटा है, ये अमाउंट है। ओके, अब सुनो, जब मैं बात करता हूं रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो इन शॉर्ट आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। इससे पहले आपको एक और बता देता हूं, जब मैंने यहां बात करी है रिसिप्ट की, ठीक है, तो इसको मैं टोटल रिसिप्ट भी बोल सकता हूं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो अब एक फैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, पहली बात करी मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट की। ठीक है, जल्दी लिखो फटाफट, रेवेन्यू रिसिप्ट। सेकंड दैट इज टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू। सेकंड टैक्स रेवेन्यू। थर्ड दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, एंड फोर्थ दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। फोर्थ इज कैपिटल रिसिप्ट। इस कैपिटल रिसिप्ट को आप तीन हिस्सों में, इन शॉर्ट कैपिटल रिसिप्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, इन चारों को अगर मैं मिला लूं तो आप इसे क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट। और हमारा टोटल रिसिप्ट कितना है, दैट इज 444 3447। क्लियर? ये एक अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट आपको याद नहीं रखने हैं, आपको बस ये रखना है टोटल रिसिप्ट के अंदर आएंगे क्या क्या। क्लियर? ओके, कैपिटल रिसिप्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको तीन चीजें और लिखनी है, उसको लिख लीजिएगा, दैट इज रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन। ठीक है, अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। थर्ड इज बोरोइंग एंड बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। क्लियर? ओके, अब इनके आगे कुछ कुछ अमाउंट है, अगर मैं बात करूं दैट इज एक्चुअल बजट ने क्या कहा है। ठीक है जी, बजट की बात की तो दैट इज फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के आगे एक अमाउंट लिख लीजिए, दैट इज 27290
036 2729036। क्लियर। टैक्स रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो इसमें आएगा 2327251। 2327251। क्लियर। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात की जाएगी, दैट इज 401785। 401785। क्लियर। कैपिटल रिसिप्ट की टोटल की बात की जाएगी तो कैपिटल रिसिप्ट का टोटल बनता है 1714411। रिकवरी की बात की जाएगी, डेट इज 26646। 26646। ठीक है, ये सब एक्चुअल पे निकाले गए हैं। ठीक है। अदर रिसिप्ट डेट इज 33122। 33122। एंड बोरोइंग्स की बात की जाए, डेट इज 1654643। 1654346। 4643। 4643। ओके। अब एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इसमें याद रखना है, दैट इज कि क्या याद रखना है, जल्दी बताइए। इसमें आपको याद रखना है कि ये जितने भी टोटल रिसिप्ट है, सरकार जितने भी पैसे कमाती है, उसमें से सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से आते हैं। ठीक है, इसको हम आगे वाले में और डिटेल से पढ़ेंगे, बट आपको जो इसमें याद रखना है वो अमाउंट याद नहीं रखनी है, ये कभी नहीं आएगी। ठीक है, ये अमाउंट कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट फॉर यूपीएससी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बस ये याद रखना है कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, बस आप इसमें एक तरफ इस पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं करना है, इसलिए मैंने ज्यादा आपको फैक्ट्स के बारे में नहीं कराया है। क्लियर हो गई। ओके, अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर साइड की। ओके, जब मैं एक्सपेंडिचर साइड की बात करूंगा तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड की यहाँ पे थोड़ी सी काम की बात है जो आपको समझनी है। टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर भी हम सब पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, दैट इज, लिखते चले जाओ, ऑन रेवेन्यू अकाउंट। ऑन रेवेन्यू अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड, write down, for creation of, for creation of capital assets. For creation of capital assets. Clear? Okay, next is on capital account. On capital account. Clear? And okay, so अगर मैं इन सबको क्लब कर लूं तो इसे मैं कहूंगा टोटल एक्सपेंडिचर अपना। बस खत्म, और कोई बात नहीं है, दैट इज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, ऑब्वियस सी बात है, सेम रहेगा जितना हमारा रिसिप्ट है, दैट इज 4443447। 4443447। ठीक है, अब इसके साथ कैलकुलेट करते रहिएगा, पीछे के अंदर भी दैट इज सेम, जितना हमारी आमदनी है हम उतना ही खर्चा कर पाएंगे, तो ये हमारा सेम रहेगा। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू पार्ट। ऑन रेवेन्यू हमारे यहाँ से रेवेन्यू अकाउंट से कितना आता है, ठीक है, दैट इज 3494। 3494,252। ठीक है जी। ओके, इतना हम खर्चा करते हैं रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर। ठीक है जी, हमारा इंटरेस्ट पेमेंट पे कितना खर्चा होता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1063872। ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड की बात की जाए, दैट इज 303
916। ओके, ऑन कैपिटल अकाउंट की बात की जाए दैट इज 949195। ठीक है, इसमें भी आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि कौन, हम अगर सरकार जब खर्चे करने पर आती है तो सबसे ज्यादा खर्चा किस पर करती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? ठीक, तो ये हमारा, और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जितना हमारे पास पैसा आता है हम उतना ही खर्च करते हैं, तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू होगा, जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा, वो ऑलमोस्ट सेम होगा। क्लियर? ये तो बातें जो थी, ये कहीं ना कहीं वो बातें थी जो हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस की हुई थी, जो कि ये बात है। इसी के आगे हमने सिर्फ कुछ नंबर्स लिख दिए हैं और कुछ नहीं किया है, सेम वही चीज है, ये सेम वही डायग्राम है। ठीक है जी, और ये वही फ्लो चार्ट है, इसी को हमने इस तरीके से लिखा है। अब आते हैं बजट में एक चीज और ऐड की गई है, ठीक है, जो अब काम की है। लिखो एक वर्ड, ठीक है, इसी के नीचे लिखेंगे दैट इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहीं पर आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा पेपर में कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है जी, कमाल की बात है, ये कहीं नहीं है, ये आपको बजट में ही देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ओके। जब आप, ध्यान से सुनो, जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, कैपिटल जितना आप खर्च कर रहे हो, तो ये और ये, अगर आप सिर्फ इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, तो यही आपका कुछ नहीं है, यही आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्लियर हो गया? दैट इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, ये कितना बैठेगा? 1253111, 1253111। क्लियर हो गया? इसके आगे स्टार लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, आपको एक नई टर्म देखने को दे दी है मैंने, दैट इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर? बताइए। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, मैं कुछ खर्चा कर रहा हूं, किसी को लोन दे रहा हूं। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज समझाता हूं। ये क्या चीज है? देखो, मैंने यहां पर किसी को कुछ एड दिया, या फिर यहां पर किसी को लोन दिया। एक छोटी सी चीज है, समझिएगा। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट उस लोन से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। क्लियर? अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की वजह से यहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, और ये रेवेन्यू कहीं ना कहीं घूम के वापस यहां पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया? इसलिए हमने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव मतलब वो प्योर अमाउंट जो हमें आगे जाकर पैसा कमा कर देगी। ठीक है, उस एक्सपेंडिचर को, वो जो अभी हमें खर्चा लग रहा है वही आगे जाके हमें पैसा कमा के देगा, इस अमाउंट को हम एक तरीके से इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। क्लियर हो गई बात? इसीलिए यहां पे लिखा गया है ग्रांट इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। क्लियर? इतनी कहानी समझ में आई? ओके, अब आती है एक छोटी सी बात, दैट इज, लिखते चले जाओ, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। ठीक है जी, रेवेन्यू डेफिसिट आपको पता है। ठीक है, एफआरबीएम का एक्ट है, 2003 का ये एक्ट है, जिसके अंदर कहा गया है कि सरकार जो है वो कंट्रोल करेंगे अपने खर्चे को। ठीक है, अपने उधारी को, अपने खर्चे को, ये सारी चीजें ये कंट्रोल करेंगे। ठीक है, बट इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एक अपर हैंड होता है। क्या हैंड होता है? कि जैसे एफआरबीएम एक्ट 2003 के अंदर ये कहा गया कि जो लिमिट है गवर्नमेंट की बोरोइंग की, दैट इज फिस्कल डेफिसिट, उसे सरकार को कम करना है। और क्या ये सिर्फ फिस्कल डेफिसिट पे लागू होता है? आंसर है नहीं, एफआरबीएम रेवेन्यू डेफिसिट पे भी लागू होता है। तो लिख लीजिएगा, एफआरबीएम एक्ट 2003 दोनों पर लागू होता है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है जी, क्लियर? ओके, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो। एफआरबीएम एक्ट 2003 कहता है, एफआरबीएम एक्ट 2003 कहता है कि जब ये आया था 2003, तो इन्होंने कहा कि सरकार को कि भाई अब 2008 तक 3% फिजिकल डेफिसिट कर दोगे। सवाल है 3% किसका? तो आंसर है आपके जीडीपी का 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट। ठीक है जी, ये कहा एफआरबीएम ने। रेवेन्यू डेफिसिट के लिए क्या कहा? रेवेन्यू डेफिसिट के लिए कहा कि आप इसे पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे।
इसको आपको पूरी तरीके से खत्म कर देना है, डेट इज एलिमिनेशन। क्लियर हो गई बात? इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की बात की गई। ठीक है जी, रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर। बट सिंपल सी बात है, जब ये बातें हो रही थी, ठीक है, 2008 आया और गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है इस चीज को ना इसको कंप्लीट कर पाई ना इसको कंप्लीट कर पाई। तब जाकर गवर्नमेंट एक काम करती है कि इस एक्ट को ही बदल देती है, और अब तब से हर बार ये एक्ट बदला जा रहा है और हमारे पास नई नई डेटा आ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? इतनी कहानी समझ में आई? बट आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एफआरबीएम किसके लिए है? डेट इज गवर्नमेंट के बोराइंग के ऊपर है, गवर्नमेंट के खर्चों के ऊपर है। उसको रोकने के लिए एफआरबीएम एक्ट बनाया गया है, जो कि फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट दोनों पर लागू होता है। क्लियर हो गई बात? चलो, ओके। अब बात करते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, ठीक है, बट काम की बातें, इसको लिखते चले जाओ। ठीक है, डेट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, ओके। स्टार्टिंग करते हैं डेफिसिट की। अगर मैं बजट के डेटा की बात करूं तो सबसे पहले आप लिखेंगे, लिखो स्टार्टिंग से, सबसे पहले लिखोगे आप रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे लिखेंगे आप इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर? थर्ड फिस्कल डेफिसिट। फोर्थ प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर? ओके। रेवेन्यू डेफिसिट, अगर आज की हम बात करें, जीडीपी के कंपैरिजन में बात करें, ठीक है, मैं आपको एक अमाउंट बताता हूं। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू डेफिसिट का है 765216, 765216, ठीक है ना। अब ये आपको याद नहीं करना, 5216, ठीक है, ये आपको याद नहीं करना। आपको याद क्या करना है? थोड़ा सा अंदाजा बस ये कि इस बार का हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना परसेंट है जीडीपी का? डेट इज 2.6%। ठीक है जी, बजट में कहा गया है 2.6%। क्लियर? इफेक्टिव रेवेन्यू कितना है हमारा? 1.6, दैट इज 1.6। क्लियर? फिस्कल डेफिसिट कितना है हमारा? 5.6, 5.6। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट दैट इज 2%। बस आपको ना ये अंदाजा होना चाहिए कि 2 के आसपास है कि नहीं। तो जब यूपीएससी इसको देगा तो यहाँ लिख देगा कि ये 6% हो चुका है, 7% हो चुका है, बहुत बड़ा डिफरेंस देगा। तो आपको याद आ जाएगा कि यार 6-7 तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, हमने 2-1 इसी के आसपास पढ़ा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये अभी तक ये एग्जैक्ट डेटा है आपका, बजट से निकाला गया है, तो आपको ये डेटा पता होना चाहिए, इसी के आसपास की बात की जाती है। क्लियर होगी बात? चलो, अब बात करते हैं टोटल रिसिप्ट की। ओके, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अलग तरीके से, टोटल रिसिप्ट। ओके, टोटल रिसिप्ट की बात की जाए तो डेटा ये हमें ये कहता है, या बजट हमें ये बताता है कि सरकार अलग अलग से जगहों से पैसा लेती है। तो सबसे पहला पैसा जो लिया जाता है डेट इज बोरोइंग से, लिख लीजिएगा, इसी को इसी एंगल से लिखेगा, बोरोइंग। सरकार पैसे कहाँ से कमाती है? डेट इज बोरोइंग। ठीक है, सरकार उधार लेती है, इसको आप लायबिलिटी भी कह सकते हैं। इसी में से आपके पेपर में से सवाल आएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बोरिंग एंड लायबिलिटी। सेकंड इज नॉन टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट। थर्ड की बात की जाए, दैट इज नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर? फोर्थ, दैट इज कस्टम, जिसको आप कस्टम ड्यूटी या कस्टम टैक्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, कस्टम। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। क्लियर? सिक्स इज जीएसटी, सिक्स इज जीएसटी। सेवन, यूनियन एक्साइज या एक्साइज ड्यूटी। क्लियर? एंड लास्ट, दैट इज इनकम टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स। क्लियर? तो अगर सरकार के पास 100 रुपए आए, ठीक है, तो हमारा बजट कहता है कि सरकार अगर 100 रुपए कमा रही है तो 100 रुपए में से 24 रुपीज या 24% यहीं से आएगा। ये परसेंटेज आपको एग्जैक्टली याद करनी है। ठीक है जी, और इसमें भी एग्जैक्टली का मतलब यह है कि कौन सा सबसे ज्यादा है, आपको इस तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। नॉन रिसिप्ट की बात की जाए, दैट इज 9%।
नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट दैट इज 1%, कस्टम 4%। क्लियर। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की बात की जाए दैट इज 17%। जीएसटी की बात की जाए दैट इज 18%, 5% एंड 22%। ओके। अब सवाल आता है, यहां अब आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी। ओके, और वो क्या है, ध्यान से सुनो। दो चीजें लिख लो। ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट, इसमें से कैपिटल रिसिप्ट किसे कहते हैं बस ये बता दो, या फिर इसको लिख लो। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? बोरोइंग। ठीक है जी, सिंपल तरीके से लिखवा रहा हूं, बोरोइंग एंड नॉन डेप कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेप कैपिटल रिसिप्ट, इसी को आप दूसरे शब्दों में डिसइन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो यहां पर। ठीक है जी। ये दोनों के दोनों कहलाए जाएंगे कैपिटल रिसिप्ट, और इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें जो होंगी वो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। ठीक है जी, यहीं पर आपके सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ये जो डेटा है ये आपके बजट का ही एग्जैक्टली डेटा है। अब आपको पढ़ना क्या है? ठीक है, ये बात आती है। देखो, पहला सवाल आएगा जो आपको लगेगा कि ये थ्योरेटिकल है, बट वो यहीं पर है। दैट इज कि यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या है। कैपिटल रिसिप्ट में ये है, बाकी सारी जो चीजें हैं वो किसके अंदर आ जाएगी? रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। क्लियर होगी बात। दूसरी चीज, जहां पर दूसरा सवाल ये आता है कि सबसे ज्यादा सरकार पैसे कहां से लेती है? दैट इज बोरोइंग एंड लाइबिलिटी। ध्यान रखना, हमारे पास बोरोइंग और लाइबिलिटी 24% है। ठीक है, अगर मैं इसे हटा दूं तो हमारे पास सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? दैट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स दैट इज 22%। क्लियर। ओके, 2002 में भी एक कुछ ऐसी बात हुई थी, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। देखो, अब एक सवाल आता है कि हमारे पास पर्सनल इनकम टैक्स क्या हमेशा, ठीक है, ये जो इनकम टैक्स है क्या ये हमेशा ज्यादा रहा है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से? तो आंसर है नहीं। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ज्यादा रहा है हमेशा एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। ठीक है, कभी कभार आपको फ्लॉ देखने को मिलते हैं। तो अगर कल क्वेश्चन आया, जैसे अभी रिसेंटली सीडीएस में भी सवाल था, ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनकम टैक्स इज ऑलवेज इन लास्ट डेकेड और इन लास्ट 10 ईयर और 5 ईयर इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? ध्यान से सुनो। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 2002 में भी थोड़ा सा एक तरीके से रिफॉर्म हुआ था। ऐसा क्यों है उसका रीजन मैं तुम्हें बता देता हूँ। 2002 में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में कुछ रिफॉर्म किए गए थे जिसके अंदर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को कम कर दिया गया था। ठीक है ना, इस वजह से सरकार का थोड़ा सा जो आमदनी है वो थोड़ी कम हुई थी। और उसके साथ साथ दूसरी चीज ये थी कि सरकार ने 2002 में एक काम और किया था कि जो डिविडेंड टैक्स था, डिविडेंड टैक्स, वो पहले जब कोई कंपनी शेयर्स बांटती थी तो वो उसी समय जब वो अपना डिविडेंड बांटेगी अपने शेयर होल्डर्स को, तो उस समय कंपनी के ऊपर ही टैक्स लगता था। बट अब ये क्या कर दिया है, अब इन्होंने कर दिया है कि जब आपको डिविडेंड मिलेगा तो वो ये इनकम मानी जाएगी, आपकी पर्सनल इनकम मानी जाएगी। और पर्सनल इनकम वाले या इंडिविजुअल या शेयर होल्डर को अब टैक्स पे करना है, पहले कंपनी पे करती थी। इसका मतलब जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को पैसा बांटती थी, अपना प्रॉफिट बांटती थी, तो उसे आप डिविडेंड कहते थे। जो ये जो डिविडेंड है जब कंपनी बांटती थी तो कंपनी पे टैक्स लगता था। बट अब क्या कर दिया, अब इसको कर दिया आजाद। अब इसको बोला है कि आप टैक्स चुकाओगे जिसने शेयर होल्डिंग एक्सेप्ट की हुई है। तो इससे क्या हुआ, आपके इनकम टैक्स का दायरा बढ़ गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि इनकम टैक्स थोड़ा सा बढ़ने लगा और यहां की चीज यहां आ गई। क्लियर हो गया। बट ऐसा रेगुलर नहीं है, ध्यान रखिएगा ये चीज। क्लियर, ऐसा रेगुलर नहीं है। ठीक है जी। ओके, चलो अब एक छोटी सी और बात कर लेते हैं, काम की बात है, ध्यान से सुनिएगा। इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। अभी आपने एक चीज सुनी होगी, ठीक है, एक बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है। इसके बाद हम उसको समझेंगे और उससे क्या क्वेश्चन निकल के आएगा हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी आपने देखा कि अगर कोई इनकम कमाता है तो वो दो जगह खर्च करेगा, डेट इज कंजप्शन और सेविंग। सेविंग ऑफ इन्वेस्टमेंट या कुछ भी ले लीजिए। ठीक है जी, ये आपका एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, बस सीधी सी बात है, कंजप्शन एंड प्लस सेविंग। अब जरा मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके पास दो लोग हैं, ए एंड बी, ए काफी रिच है, बी मीडियम या पुअर क्लास का है। ठीक है जी, मीडियम ले लो या पुअर इकोनॉमिक क्लास का ले लीजिए या वीकर इकोनॉमिक क्लास का ले लीजिए। ठीक है जी। अब
जरा समझिएगा इस चीज, जब इनकम टैक्स, समझिएगा इस चीज को, मैं कहता हूं कि इनकम टैक्स मैंने रिड्यूस कर दिया, क्योंकि अभी आपने कुछ देखा होगा कि इनकम टैक्स को रिड्यूस किया गया है, इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसे बदल दिया गया है। ठीक है जी, अभी आपने थोड़ी बहुत चीज इसको देखा होगा। ठीक है, अब जरा समझना इस चीज को, अगर मैं इनकम टैक्स को कम कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास पैसे ज्यादा बचेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है ना, अभी आपने देखा होगा कि 12 लाख तक हमने क्या काम किया है, जीरो टैक्स लगा दिया कि भाई 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना, इन शॉर्ट टैक्स देना है बट वो रिबेटेबल है तो वो रिटर्न कर दिया जाएगा, तो इसलिए इन शॉर्ट आपको नेट जीरो ही पड़ेगा। ठीक है, अब जरा समझना, अगर मैं रिच के ऊपर टैक्स लगा रहा हूं तो वो पहले भी अपना सारा खर्चा कर रहा है, बहुत आराम से, बहुत तरीके से कर रहा है। तो अगर उसके पास थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे जुड़ेंगे तो आपको लगता है कि वो कंजम्पशन की तरफ भागेगा या सेविंग की तरफ भागेगा या इन्वेस्टमेंट की तरफ भागेगा? और अगर एक पुअर को हम थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दे दें, ठीक है, उसके इनकम टैक्स को हम फ्री कर दें, उसके पास थोड़े बहुत पैसे बच जाएं, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे उसके पास बचेंगे वो कंजम्पशन की तरफ भागेगा कि सेविंग की तरफ भागेगा? ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रिच लोगों का इनकम टैक्स कम करेंगे तो हमारे यहाँ सेविंग बढ़ती है, और अगर हम मीडियम या लोअर क्लास का, ठीक है, जो इकोनॉमिक वीकर है, अगर हम उनके इनकम टैक्स कम करते हैं तो उनकी वजह से कंजम्पशन बढ़ती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनकम टैक्स कम कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा मैं किस कैटेगरी का कम कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने इस कैटेगरी का कम किया तभी मेरी कंजम्पशन बढ़ेगी, और अगर मेरी कंजम्पशन बढ़ेगी तो इसका मतलब मेरी जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तभी आप समझ सकते हैं कि हमारी जो सप्लाई है हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा, और जब सप्लाई बढ़ेगी दैट इज जीडीपी बढ़ेगी, और इसी को मैं ग्रोथ फैक्टर के रूप में भी जान सकता हूं। क्लियर हो गया? तो ग्रोथ फैक्टर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस यहां पर थोड़ा सा हिट करना पड़ेगा, और यही काम किया इस बार जो टैक्स स्लैब थे, वो आपने टैक्स स्लैब इस साल चेंज होते हुए सुना होगा आपने, काफी टैक्स स्लैब चेंज हुए हैं, उसका रीजन ही ये था। तो अगर जो टैक्स स्लैब चेंज हुए हैं तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ होगा, समझ में आया? इसलिए आपने देखा होगा कि जो 1 करोड़ से ऊपर कमाते हैं या 50 लाख से ऊपर की जिनकी इनकम है, उनके ऊपर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? ठीक है, क्योंकि उनका हम इनकम टैक्स कम करके भी हमें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हमें जब डिमांड बढ़ानी है, ठीक है जी, समझ जाओ, अगर हमें कंजम्पशन बढ़ानी है तो हमें इन लोगों का क्या करना पड़ेगा, टैक्स कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अपनी नीड को फिर पूरा करते हैं। क्लियर होगी बात? चलो, ओके, अब एक छोटी सी चीज लिख लीजिएगा, दैट इज 0 से 4। ठीक है, अभी क्या किया गया है, एक टैक्स स्लैब में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, दैट इज 0 से 4 नील है। सवाल इस पे नहीं आएगा, बस ये आपको समझने के लिए है। ठीक है, 4 to 8 5% है। ठीक है जी, 8 to 12 10% है। 8 to 12 10% है, और 12 to 16 15% है। 12 to 16 that is 15%। 16 to 20 that is 20%। 20 to 24 that is in lakh, है ना, जिसकी जिसकी तनख्वाह 20 ईयरली 20 to 24 लाख की जिसकी इनकम है उस पे लगेगा 25%। ठीक है जी, एंड दैट इज मोर देन 24 लाख, दैट इज 30% स्लैब। क्लियर? वो किस में आएगा, 30%। ओके, तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ इन शॉर्ट, हमारा जो टैक्स स्लैब है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं? बस मुझे थोड़ा सा इस बारे में बता दो, क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो 12 से 16, मान लो किसी की 15 लाख की सैलरी है, ठीक है, साल का वो 15 लाख रुपए कमाता है, तो उस पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा? कितना परसेंट टैक्स लगेगा? गलत। ठीक है ना, 15% नहीं लगेगा, ध्यान से सुनो, उस पे लगेगा 0 to 4। जो शुरू के वो 4 लाख तक कमाएगा उस पे नील है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 पर सिर्फ 5% लगेगा, 8 से 12 पर इतना लगेगा, और जो बाकी के 3% या 3 लाख जो बच जाएंगे उस पर 15% लगेगा। सिर्फ 3 लाख पे 15% लगेगा, बाकी टोटल अमाउंट पे नहीं लगता है। इसको कहते हैं, इस टाइप के टैक्स स्लैब को कहते हैं मार्जिनल टैक्स रेट। तो इंडिया के अंदर जो कंसेप्ट है, ठीक है, दैट इज मार्जिनल टैक्स रेट। मार्जिनल टैक्स रेट सिस्टम।
क्लियर? इसको आप मार्जिनल टैक्स रेट सिस्टम कहते हैं। इसमें थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हम आपको समझाएंगे, आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि उसी पे सबसे ज्यादा सवाल आने के चांसेस हैं। क्लियर? अभी जो मैंने इससे पहले आपको बताया कि जो रिच है, अगर उसके पास टैक्स कम, उसको टैक्स की छूट दी जाए, तो जो उसके पास पैसा बचेगा वो कंजम्पशन से ज्यादा सेविंग या इन्वेस्टमेंट पे खर्च होगा। क्लियर होगी बात? बट ठीक है, जो आपका मिडिल क्लास है, अगर उसका टैक्स बचेगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा आपके कंजम्पशन पे। तो अगर आपको अपनी डिमांड बढ़ानी है, कंजम्पशन बढ़ानी है, तो आपको उन लोगों को ज्यादा सहूलियतें देनी पड़ेंगी जो कि मिडिल या लोअर स्टेटा के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया बात? इसको कहते हैं, दैट इज मार्जिनल, लिख लीजिएगा इस सर को, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वर्सेस स्टेट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वर्सेस सेव, इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनो। अभी मैंने कहा, ठीक है, जो आपके पास मान लीजिए 1000 रुपए थे, ठीक है जी, आप उसमें से 800 रुपए खर्च कर रहे थे, 200 रुपए सेव कर रहे थे। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा 100 रुपए मिले तो आप उसमें से क्या कर रहे हो? अगर 90 रुपीज खर्च कर रहे हो और 10 रुपीज सेव कर रहे हो, तो आपकी जो प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम है वो बढ़ जाएगी और सेविंग वाली कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो अगर मुझे देखना पड़ेगा कि टैक्स स्लैब के अंदर सबसे ज्यादा फायदा किसका है, अगर मैं देख रहा हूं कि जो 12 लाख तक अगर मैं फ्री कर रहा हूं, सबको निल कर रहा हूं, तो इसका मतलब 12 लाख तक जो कमा रहे हैं उनकी प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगी रेदर देन द सेविंग। क्लियर? तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, यूपीएससी ने एक सवाल बना, मान लीजिए एक सवाल बनाया और उन्होंने पूछा कि बताइए कि जो अभी टैक्स स्लैब के अंदर 12 लाख तक का जो गिफ्ट दिया गया है एक तरीके से, ठीक है, या फिर रिबेट दी गई है, उसका इफेक्ट इसमें, या फिर उसके इफेक्ट के बारे में एक ऑप्शन दे रखा होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज, तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि ये लोग कंजम्पशन की तरफ ज्यादा खर्च करेंगे एज कंपेयर टू सेविंग। क्लियर? ओके, चलो। इसका एक वर्ड और है, इसको बोलते हैं टैक्स बियोंसी। इस पे ऑलरेडी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, टैक्स बियोंसी। ठीक है जी? ओके। टैक्स बियोंसी पर एक सवाल है, इसको लिख लीजिएगा, लिखिएगा, टैक्स टैक्स बियोंसी, राइट डाउन वन लाइन, दैट इज परसेंटेज ग्रोथ इन टैक्स, परसेंटेज परसेंटेज ग्रोथ इन टैक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ग्रोथ इन जीडीपी और चेंज इन जीडीपी, परसेंटेज ग्रोथ इन जीडीपी। क्लियर? ओके। एस्टिमेटेड है, ठीक है, कि इस बार हमारी जो टैक्स बियोंसी है दैट इज 1.42 रहेगी। 1.42 का मतलब क्या है कि जितनी हमारी स्पीड ग्रोथ की बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, उसके एवरेज में हमारी 1.42 हम लोग ज्यादा टैक्स लेंगे। इसका मतलब हमारी ये एस्टिमेट है इस बार गवर्नमेंट का कि अगर हमारी जीडीपी बढ़ेगी इस बार, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो टैक्स हैं वो भी बढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? ऐसा इनका मानना है, ठीक है। और ऐसा क्यों 1.4 जो है वो बहुत ज्यादा कम है, ऐसा क्यों मानना है? क्यों? क्योंकि अभी हमने इतने लोगों को एक रिबेट दे दी है। तो अगर हमने इतने लोगों को रिबेट दे दी तो इतने लोग तो टैक्स से बाहर हो गए, तो इसका मतलब हमारा जो टैक्स बियोंसी है, अगर मैं एक सवाल पूछूं, ठीक है, इसमें दो सवाल बना के देता हूं कि देखो, अगर किसी के 12 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री कर दिया है, ठीक है जी, या रिबेट दे दिया है, तो उसका फर्क क्या पड़ेगा? पहला, उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन बढ़ेगा एज कंपेयर टू सेविंग। दूसरा फर्क क्या पड़ेगा? टैक्स बियोंसी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इस कंपैरिजन से बाहर हो जाएंगे, उन पर टैक्स लागू नहीं होगा। तो टैक्स लागू नहीं होगा तो हमारी जो टैक्स आने की जो कैपेसिटी थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? इतनी कहानी समझ में आई? हाँ, आप ये बोल सकते हैं जब कंजप्शन बढ़ेगा तो उसके थ्रू आप इनडायरेक्ट टैक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप उसको बढ़ा सकते हैं, बट डायरेक्ट टैक्स जो है उसकी टैक्स बियोंसी कम हो जाएगी। और यही चीज बजट ने कहा है कि हमारी जो डायरेक्ट टैक्स की टैक्स बियोंसी रहेगी वो 1.4 के समथिंग कुछ रहेगी। क्लियर? लिख लीजिएगा इस चीज को।
ओके, अब एक और छोटा सा कंसेप्ट है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, बहुत छोटी सी, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है टैक्स और एक होता है जीडीपी, है ना, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बोलते हैं इसको। तो ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब है, इसका एक दूसरा मतलब भी होता है, और वो क्या है, दैट इज जब मैं बात करता हूँ टैक्स की और जब मैं बात करता हूँ जीडीपी की, ठीक है, तो ये शो करता है इनकम किसकी, भारत सरकार की। और जब मैं जीडीपी की बात करता हूं तो ये हमें शो करता है इनकम एक देश की, एक कंट्री की। क्लियर हो गया, ये कंट्री के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, इनकम ऑफ कंट्री, और ये क्या है, इनकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, डेट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इनकम है उसे आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है जी, किससे, डेट इज कितना इनकम जनरेट कर रही है इंडिया। क्लियर हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्लियर, चलो अब थोड़ी सी और बातें हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नॉन डेप्ट रिसिप्ट की। ओके, अभी आपने देखा इसके अंदर, ठीक है, जब हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेवेन्यू के अंदर आता है नॉन डेप्ट रिसिप्ट। जब हम नॉन डेप्ट रिसिप्ट की बात करेंगे तो इसी के अंदर एक कंसेप्ट आएगा, उसी चीज को हम बात करेंगे, लिखिएगा नॉन डेप्ट रिसिप्ट के अंदर छोटी सी बातें आती हैं। ट्रेंड इन टैक्स रिसिप्ट, नॉन डेप्ट जो रिसिप्ट होता है, नॉन डेप्ट मतलब जिसपे सरकार का कोई कर्जा नहीं हुआ है, ठीक है, नॉन डेप्ट के अंदर लिखिएगा ट्रेंड इन टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, नॉन डेप्ट जो है उसको हमेशा हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो के थ्रू जानेंगे। देखो बच्चों, एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जब आप बजट के बारे में पढ़ते हैं तो बजट से पहले आपको बेसिक पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो आप इसमें घूम जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा, देखो सीधी सी बात है। तो इसलिए पहले बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, डेट इज, ठीक है जी, टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, टैक्स बेअर्निंग क्या होती है, ठीक है, आगे चल के हम बॉन्ड यील्ड के ऊपर भी बहुत अच्छी खासी बात करेंगे, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार मुझे लगता है कि बॉन्ड यील्ड के ऊपर भी एक सवाल बनना चाहिए, और यूपीएससी वैसे भी ऑलरेडी इस पर एक सवाल पूछ चुका है, ठीक है जी। चलो, एक छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा, इससे तुम थोड़ा बहुत समझ जाओगे कि इंडिया के अंदर, अगर देखो यूपीएससी एक सिंपल सा सवाल पूछेगा कि टैक्स जो है ना, बहुत सिंपल है, कि बस मुझे ये बता दो कि जो टैक्स है वो लगातार बढ़ रहा है, सरकार की इनकम उससे हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं तुम्हें लास्ट कुछ साल का ट्रेंड बना देता हूँ कि इसका कुछ ग्राफ ऐसे बनता है, बस आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही बनाना है। ठीक है जी, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इससे आप क्या समझोगे कि लगातार तो ये ना तो बढ़ रहा है लगातार, ना तो ये घट रहा है, ठीक है, एक बार डिप आया था, एक बार ऊपर चला गया था। क्लियर हो गया, ठीक है, डेट इज 2019 21 के आसपास ये डिप था, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है, तो डिकेड में आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं, दैट इज ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट। ये ग्राफ थोड़ा सा बना लीजिएगा ताकि आपको अंदाजा रहे। ठीक है, पेपर ऐसे ही पूछा जाएगा कि डायरेक्टली कि इसके बारे में बताइए, ठीक है जी, क्या ये लगातार 10 साल से लगातार कंटिन्यूस है कि नहीं है पिछले 5 साल से, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है। क्लियर, ओके, अब थोड़ा सा एक छोटी सी बात और है, उस चीज को थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर, ठीक है, हमारे पास नॉन टैक्स या फिर लिख लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स से हमारे पास कितना आया था, 5.1%। इसको हम ऐसे बात कर लेते हैं, 2023-24, ठीक है, 2023-24 की बात कर लेते हैं। 2023-24 की बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, लिख लीजिएगा, टोटल 11.7% हमारे पास टैक्स रिसीव था। टोटल टैक्स रिसीव कितना था, टोटल टैक्स रिसिप्ट, टोटल टैक्स रिसिप्ट था हमारे पास 11.7%। किसका है, जीडीपी का। ठीक है जी, टोटल टैक्स हमने 11.7% जीडीपी से कंसेप्ट उठाया था। क्लियर हो गया, जिसमें से 5.1% जो था वो इनडायरेक्ट था और 6.6 डायरेक्ट था। ठीक है ना, 5.1 इनडायरेक्ट एंड 6.7, 6.6 दैट इज डायरेक्ट। क्लियर, 2024-25 की बात करें तो 2024 एंड 25 की बात करें तो हमारे पास टोटल टैक्स रिसीव था 11.9%। कितना था, 11.9%। क्लियर, इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स था हमारे पास 4.9%, 4.9% इनडायरेक्ट। ठीक है जी, तो डायरेक्ट कितना था, डायरेक्ट था हमारे पास 6.9%।
6.9%। क्लियर? ओके, अगला अब बात करते हैं 2024 या 2025, 2025 2026 की बात करते हैं। इसके अंदर हमने एस्टिमेट लगाया है कि हमारे पास रहेगा 12, अराउंड 12% के आसपास, 12%। ठीक है जी, जिसमें से इनडायरेक्ट का जो शेयर्स है वो रहेंगे 4.9%, इनडायरेक्ट 4.9%। ठीक है जी, और डायरेक्ट टैक्सेस रहेगा 7.1%। क्लियर? और अगर मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं ताकि कल को इसमें सवाल आए तो आपसे गलती ना हो। ठीक है, बहुत चीज छोटी सी चीज है समझाने के लिए। अगर मैं इसे पुराना देखूं, 2022 और 2023 का देखूं, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इससे पुराना ज्यादा डिजास्टर चेंज होगा 2021-22 का। 2022-23 के अंदर चला जाएगा ये टोटल टैक्स रेशियो चला जाएगा 11.3, जिसमें से इनडायरेक्ट जो होगा वो होगा 5.1, 5.1 एंड 6.2। डायरेक्ट टैक्स रहेगा 6.2। ठीक है जी, बट अगर मैं और इससे पीछे जाऊं, डेट इज 2021 से 2022। ठीक है, ये सारा आपका बजट का ही डेटा है। 2021 से 2022 के बीच में जाऊं तो आपको ये दिखेगा 11.5%, 11.5%, 11.5% के अंदर से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स है 5.5, 5.5% और डायरेक्ट रहेगा 6%, 6%। तो अब आपको क्या समझना है? अब आपको ये समझना है, अगर आप पिछले 1 2 3 4 5 सालों का देखें हिसाब, तो 5 सालों में आपको क्या देखने को मिला? 5 सालों में आपको देखने को मिला, ये है आपके डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये आपके डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स देखो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। अब इनडायरेक्ट टैक्स देखो, इनडायरेक्ट टैक्स चेंजेस आ रहे हैं, समझ में आया? तो सवाल क्या आएगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा 4% ये क्या है, वो पूछेगा लास्ट टाइम से लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो आपको ये थोड़ा सा ग्राफ याद रखना पड़ेगा। यही एक कंसेप्ट है जो आपको समझना है, इसी पे पेपर फंसते हैं। ठीक है जी, इसी पे आपको सवाल देखने को मिलेंगे, इसी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आप लास्ट 5 साल के सवाल उठा के देख लो, आपको अगर इस टॉपिक से ऐसे सवाल आए हैं तो वो आपको ऐसे ही देखने पड़ेंगे। क्लियर? तो आपको ये जो नंबर्स हैं, ये जो बढ़ रहे हैं, बस ये डायरेक्शन देखनी है कि बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। आपको थोड़ा सा इस हिसाब से आप देखेंगे। क्लियर? ओके, अब इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर भी कुछ प्रपोजल दिए गए हैं। ठीक है जी, उसके बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए भी कुछ प्रपोजल दिए गए हैं ताकि हमारा जो टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स वो और बढ़े। और वो क्या है? ठीक है, डेट इज कस्टम टैरिफ को थोड़ा सा बदला गया है, कस्टम टैरिफ को बदला गया है। ठीक है, अभी आपने देखे होंगे, और अभी यूएसए में टैरिफ वॉर चल रहा है। ठीक है, यूएसए टैरिफ वॉर, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि चाइना के ऊपर तो उसने 245% का टैक्स लगा दिया है। ठीक है, तो ये जो टैरिफ वॉर चल रहे हैं, जो कस्टम ड्यूटी के टैरिफ वॉर है, वो कहीं ना कहीं हमारे इसको भी इम्पैक्ट करेंगे। तो ये बात आपको थोड़ी सी बहुत पता होनी चाहिए। क्लियर? ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कुछ कुछ चीजें हैं, डेट इज लिख लीजिएगा, रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट। ठीक है, हमने थोड़े से टैरिफ रेट को रिमूव किया है हमारी आय को बढ़ाने के लिए। हमने अपने सरचार्ज को कम किया है, डिक्रीज ऑफ सरचार्ज और सेस। ठीक है जी, सेक्टर स्पेसिफिक भी प्रपोजल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिख लीजिएगा, मेक इन इंडिया के अंदर। ठीक है, हमने जैसे लिथियम आयन है, बैटरीज हैं, उनके ऊपर टैक्स कम कर दिया है। ठीक है जी, वन सेल, एलसीडी, एलईडी, इनके ऊपर हमने कम किया है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी हमने थोड़ा सा काम किया है, दैट इज ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए हमने क्या किया है? ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट
फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर। हैंडीक्राफ्ट और लेदर सेक्टर के लिए भी हमने ड्यूटी फ्री कर दिए हैं इंपोर्ट्स। क्लियर। और सबसे ज्यादा हमने लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया। कुछ एग्जांपल है जो आपकी इससे रिलेटेड है, ठीक है, टैक्स बढ़ाने से, कम करने से, ठीक है। डेट इज हमने जो मेडिसिन हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा काम किया है, ठीक है जी। हमने उनको एग्जाम्पशन दे दिया है कि हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, और वो कौन कौन सी हैं, जैसे एग्जाम्पल 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, हमने उनको एग्जाम्प्ट कर दिया है इस बार, ठीक है जी। 6 मेडिसिन के ऊपर 5% ड्यूटी लगवाई है। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की प्रपोजल की, ठीक है। अभी सिर्फ सुनना है आपको, ठीक है। लिखना चाहो तो आप एक एक लाइन बस इसमें हल्की से लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जब आपका कोई एसए से रिलेटेड टॉपिक आएगा, ठीक है, तो वहां आपको कोट करने में इजी होगा, इसलिए मैं आपको ये लाइनें लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको पेपर 1 की बात करनी है, पेपर 1 आपके लिए इस जितना भी मैंने पढ़ाया है इस चीज के लिए सफिशिएंट है। पेपर 2 के लिए आपको थोड़ी थोड़ी चीजें जाननी पड़ेंगी, जैसे इनडायरेक्ट मैंने आपको बता दिया कहाँ पर हम एग्जामेशन देने की बात कर रहे हैं। अब आते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट में प्रपोजल क्या है, डायरेक्ट टैक्स के लिए हमने क्या क्या किया है। पहला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फिर से इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा ये रिपोर्ट, ठीक है। दूसरा, हमने यहां पर आर्म्स लेंथ प्राइस इंट्रोड्यूस किया है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। क्लियर। और वो भी ब्लॉक, इसमें हमने जो चेंज किया है वो है ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 इयर्स। हमने यहाँ पे 3 इयर्स के बारे में कुछ बात की गई है। क्लियर, ओके। अब टैक्स डिडक्शन की बात की जाए, ठीक है, तो हमने टीडीएस के ऊपर भी कुछ काम किया गया है, ठीक है जी। टीडीएस का जो है हमने 6 लाख रुपीज कर दिया गया है। अगर वो रेंट के ऊपर है तो रेंट का जो असेसमेंट है हमने उसको बढ़ा दिया है, ठीक है, ताकि उस पर टीडीएस थोड़ा सा कम देना पड़े, ताकि लोगों के पास थोड़ा सा पैसा जेब में जाए और उसकी वजह से हमारी कंजम्पशन बढ़े। क्लियर हो गया, ओके। प्लस हमने एक काम और किया है कि जैसे कोई फाइल हमारे यहाँ पे लगाता है, तो हमने उस फाइल का भी जो टाइम पीरियड है उसको भी, ठीक है, कंप्लायंस के रूप में देखना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू फाइल अपडेटेड ऑन रिटर्न्स फ्रॉम करंट लिमिट ऑफ 2 इयर्स टू 4 इयर्स, ठीक है। तो किसी को अगर अपनी फाइलिंग करनी है इनकम टैक्स की, तो पहले वो 2 साल के अंदर अंदर करना था, अब से हम वो 4 साल के अंदर भी कर सकता है। पुराना जो टैक्स है वो 4 साल के अंदर भी चुका सकता है। क्लियर, तो हमने उसको 2 इयर्स से 4 इयर्स कर दिया है। क्लियर हो गई बात, ओके। चलो, अब आपने इनकम टैक्स के बारे में पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इनकम टैक्स अगर कम होता है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, ये आपको सोचना है, ठीक है। ये ऐसे ही सवाल निकल के आएंगे आपके, ठीक है ना। तो इफेक्ट क्या होगा, कैसे चीजें होंगी, ठीक है, लोगों का कंजम्पशन पे क्या होगा, सेविंग पे क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ पे क्या होगा, वो जो अभी मैंने आपको समझाया वही सेम चीजें हैं, और ऐसे ही कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गई बात। चलो, अब बात करते हैं एक्सपेंस की। अब कुछ बात करेंगे हम एक्सपेंस की। अब लिखोगे आप टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंसेस, ध्यान रखना, जब मैंने टोटल रिसीट बताया था तो उसमें आप सीरियल वाइज करोगे। ये एग्जैक्टली सवाल आया भी हुआ है एक बार कि पहले, ठीक है, सबसे पहले कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, ऐसे जितने भी टर्म मैंने लिखवाए उन सबको आप, जिसके आगे 22%, 33, एग्जैक्टली आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। क्लियर होगा। यूपीएससी ऐसी सवाल पूछता है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सारे नहीं आएंगे। उसमें भी वो सवाल क्या पूछता है, जैसे मैं आपको बता दूंगा। अभी टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में लिखो सबसे पहला इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट कहाँ कहाँ ये खर्चा करता है, ठीक है जी। सरकार कहती है हम यहाँ खर्चा करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट में। दूसरा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। थर्ड है, लिखिएगा, दैट इज सब्सिडी, दैट इज मेजर सब्सिडी। मेजर सब्सिडी। नेक्स्ट, डिफेंस, डिफेंस। नेक्स्ट, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ठीक है जी। नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन।
फाइनेंस कमीशन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, 7 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड scheme, 8 that is other expenditure, 9th पेंशन। क्लियर? सरकार ने बताया कि हमने इस बार कहां कहां पे कितना कितना खर्चा किया, डेट इज लिखते चलो। इंटरेस्ट पेमेंट पे हमने 20, अगर हमने 100 रुपए खर्च किया तो उसमें से 20 रुपए सरकार कहती है कि हमने इंटरेस्ट पेमेंट की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट है 16। ठीक है जी, फाइनेंस कमीशन की बात की जाए, डेट इज पेंशन 4। ठीक है, तो अब आपको इसमें पढ़ना क्या है, काम ये सवाल यही आता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, समझिएगा। वो आपसे सवाल कैसे पूछते हैं, वो आपसे पूछेंगे, ठीक है जी, सब्सिडी, डिफेंस, ठीक है जी, उसके बाद पूछेंगे पेंशन, ठीक है जी, और पूछ लेंगे इंटरेस्ट पेमेंट। वो इस तरीके से पूछेंगे, इसको अरेंज करो, कौन सा ज्यादा है कौन सा नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको सारे एक बार पूरे इसको बना लेना, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, इस बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, ओके। अब एक सवाल आता है, डेट इज फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का क्या आता है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, डेट इज स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा है 22%। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट का क्या मतलब है, जो सरकार ने लोन लिया है, समझिएगा, जो सरकार ने कभी लोन लिया था उसका उधार, या फिर उसका, ठीक है, उधार तो वो बोलते हैं डेट प्रिंसिपल, डेट इज उसका, ठीक है, इंटरेस्ट चुकाना, ब्याज चुकाना। क्लियर? तो समझिएगा, इस वक्त जो भी कोई गवर्नमेंट है, वो इस वक्त अपने, अगर उसने पहले ब्याज लिया, उधार लिया है, तो उसका तो ब्याज दे ही दे रही है। बट मान लीजिए 1950 में भी इंडिया ने किसी से उधार लिया था, तो उसका ब्याज भी वो देगी। तो इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, वो टोटल कंट्री के लोन पर इंटरेस्ट होता है। क्लियर हो गया? तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि इस गवर्नमेंट ने, या इस गवर्नमेंट का इतना है, नहीं हो सकता है इस गवर्नमेंट ने एक भी लोन ना लिया हो, ये पुराना इंटरेस्ट चुका रही है। क्लियर हो गई बात? तो इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है, वो टोटल कंट्री के ऊपर कितना लोन है उसके ऊपर देखा जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, दूसरा आता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, दैट इज नेट प्रोसीड टू टैक्सेस। नेट प्रोसीड टू टैक्सेस का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो, तुम्हें ये बात पता है कि जो फाइनेंस कमीशन है उसका काम क्या है, रोल क्या है। फाइनेंस कमीशन का काम है कि सेंटर के पास जो पैसा है उसे डिवाइड करना स्टेट्स में, और स्टेट्स में भी आपस में एक दूसरे को डिवाइड करना, कि सेंटर के पास कितना रहेगा, स्टेट के पास कितना रहेगा, और स्टेट हमारे पास बहुत सारे हैं, तो उनके पास भी किस स्टेट के पास कितना जाएगा, ये डिवाइड करता है फाइनेंस कमीशन। क्लियर होगी बात? ओके। अब सवाल ये है, कौन से इनकम को डिवाइड कर रहा है वो, तो आंसर है सेंटर की इनकम को डिवाइड कर रहा है। सेंटर की कौन सी इनकम को, डेट इज नेट प्रोसीड टू टैक्सेस। अब नेट प्रोसीड टू टैक्सेस का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल से समझाता हूं। ठीक है, डेट इज गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मेरे को इतना पैसा तुम पे लगाना है, टैक्सेस लगाना है, टैक्सेस लगाया। ठीक है, सरकार ने 100 रुपए का टैक्स लगा दिया, तो आपको लगेगा 100 रुपए की आमदनी होगी सरकार की, आंसर है नहीं। ध्यान से सुनो, इसे वसूलने के लिए भी, है ना, एक पोर्टल बना रखा है जैसे इनकम टैक्स का, है ना, ऐसे पूरा एक सिस्टम बना रखा है, नौकरियों पे लोगों को रख रखा है ना। तो एक इसका मतलब, मान लेते हैं 20 रुपए सरकार खर्च करती है 100 रुपए को निकालने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब सरकार के पास एक्चुअली में लगाती 100 रुपए है, बट उसको वसूलने के लिए वो 20 रुपीज खर्च करती है। ठीक है जी, वो सारे प्रोग्राम को सेट करने के लिए, और उसके पास आते हैं टोटल नेट प्रॉफिट आता है 80। तो ये जो 80 रुपए है, ये डिवाइड किया जाता है, इसी को बोलते हैं नेट प्रोसीड टू टैक्सेस। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन डिवाइड क्या करता है, नेट प्रोसीड टू टैक्सेस डिवाइड करता है बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। क्लियर होगी बात? इस चीज को ध्यान रखिएगा।
ओके ओके, ठीक है, ध्यान से सुनो। दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, इसको याद रखिएगा, कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सरकार ने ये कहा था कि 2024-25 तक, ठीक है, जो बजट एक्सपेक्टेड डेटा था या बजट एस्टिमेट था, ठीक है, वो था 15। ठीक है, बट जब एक्चुअली सरकार ने कहा, जब रिवाइज्ड हुआ, दैट इज बजट एस्टिमेट, ठीक है, बट जब रिवाइज एस्टिमेट निकला तो सरकार ने कहा कि भाई हम तो सिर्फ इतना ही खर्च कर पाए। क्लियर हो गया, दैट इज 13.2। इसका मतलब सरकार ने कहा कि हम 15 तक, 15 रुपए खर्च करेंगे, बट सरकार खर्च कितना कर पाई, सिर्फ 13.2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आपने एक लाइन सुनी होगी कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस गवर्नमेंट, सुना है, दैट इज कंजम्पशन, ठीक है जी, प्लस गवर्नमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट एंड प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, यहां से पता चल रही है कि सरकार ने कहा था कि भाई हम 15 रुपए तक खर्च करेंगे, बट सरकार कहती है कि हम खर्च कितना कर पाए, इसका मतलब सरकार खर्च ही नहीं कर पाई अपने पैसे को। और अगर सरकार खर्च नहीं कर पाई तो इसका मतलब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग घट गई, और गवर्नमेंट ज्यादा खर्च नहीं कर पाई, डिक्रीज हो गई उसकी खर्चा, तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड भी मार्केट में डिक्रीज हो गई है। ये समझ में आई बात, क्लियर हो गई। ठीक है जी, तो अगर एग्रीगेट डिमांड भी कम हो गई है तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि डिमांड अगर कम हो गई तो इसका मतलब जो ग्रोथ है वो कम हो गई है। कहानी समझ में आई, क्लियर हुआ। तो लास्ट ईयर के बजट में सरकार ने कहा कि हम इतना खर्च करेंगे, बट जब बजट आया तो पता चला कि सरकार ने कम खर्च किए। कम खर्च करने की वजह से क्या हुआ कि सरकार की स्पेंडिंग कम है तो एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, एग्रीगेट तो ग्रोथ है वो भी हमारी कम हुई। क्लियर हो गई ये कहानी। ठीक है जी। दूसरी बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरी बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। सरकार कहती है कि सरकार ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ सोचा था, ठीक है, बजट जब आया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में उनका था 37.1, 37.1, ठीक है, बट सरकार कहती है कि हमने सिर्फ खर्च किया है 37.0। तो इसका मतलब ये है कि सरकार एक्चुअली में यहां पर भी ज्यादा खर्च नहीं कर पाई है। सरकार ने इसका रीजन दिया बजट के अंदर कि ऐसा क्यों हुआ कि हम इतना खर्च क्यों नहीं कर पाए। तो सरकार ने कहा पहला इलेक्शन थे इसलिए नहीं खर्च पाए, ठीक है जी। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारे यहाँ पे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स एक साथ रिटायर हो गए, तो सेक्रेटरीज जो थे, जो नए सेक्रेटरीज आए, उनको चीजों को ढालने में इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से जो हमारे जो खर्चे हैं वो इस बार नहीं हो पाए। बट जब अगर सरकार के खर्चे नहीं हो पाए तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत लोगों ने कहा कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो थोड़ी कम हो रही है। उसका रीजन क्या है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट को जितना पैसा दिया, अगर वो उस चीज को नहीं कर पाए तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, और मार्केट में अगर डिमांड कम हो गई तो ग्रोथ कम हो जाएगी। क्लियर हो गया, इस वजह से हमारा जीडीपी थोड़ा सा कम ग्रोथ पे जा रहा है। रीजन समझ में आया। अब सवाल तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा 15 30, अब तुमसे पूछा जाएगा ये सवाल। ये कंसेप्ट याद रखना, ये बजट के अंदर ही पढ़ा रहा हूँ इसलिए इसको यहीं पे लिख लीजिएगा। क्लियर। ओके, चलो अब बात करते हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ट्रेंड जान लेते हैं, वो जो थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, फर्स्ट लिखो, इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर जो ग्राफ आप देखोगे तो वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, आप इसको इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, ना तो ज्यादा गिर रहा है ना ज्यादा बढ़ रहा है, एक बार बढ़ा था एक बार घटा था। ठीक है, इस लाइन को बस थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है जी, क्लियर। अगला आता है रेवेन्यू,
इसमें थोड़ा सा चेंज कर देना, ये मत बनाना, ठीक है। रेवेन्यू लिखो, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और जो आपने बनाया है अभी, ठीक है, वो वाला है टैक्स एक्सपेंडिचर का, टोटल एक्सपेंडिचर का, टोटल एक्सपेंडिचर का ग्राफ इसी तरीके से बनेगा, ठीक है ना। वो सेम ही बनेगा, ये टोटल एक्सपेंडिचर कर देना, ठीक है, इफेक्टिव का इस तरीके से कर देना, ठीक है जी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो वो भी इसी तरीके से बनेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ध्यान रखिएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, हमेशा इंक्रीमेंट की बात की जाएगी, ठीक है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात की जाए, ठीक है, एस कंपेयर टू परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इसका क्या मतलब होता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इसके बारे में मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर एक इंग्लिश का सवाल है ज्यादातर, ना कि इकोनॉमिक्स का है, ठीक है, ध्यान से सुनो। हमारी जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, समझना। मान लो जीडीपी हमारी लगातार बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस कंसेप्ट को समझो, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में आप थोड़ा सा घूम जाओगे अगर सवाल की वर्डिंग्स बदल गए तो। देखो जो हमारा जो जीडीपी है वो बहुत तेजी से अगर बढ़ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए हमारा जो टैक्स है या हम जो खर्च कर रहे थे, या फिर जीडीपी का हम इतना परसेंट कहीं पर खर्च कर रहे थे, मान लेते हैं वो 5 ही है, या फिर वो फिक्स है, इन शॉर्ट, ठीक है। तो समझना इस चीज को, मान लेते हैं जीडीपी, अगर नंबर से बताऊं, ये 100 है, ये हम 5 है, तो हम बोलेंगे जी हमारा 5% हम जो है जीडीपी वो एक्सपेंडिचर, इस पर हम एक्स वाई जेड पर हम खर्च कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जरा समझना, अगर जीडीपी 100 की जगह 200 हो जाए और हम यही सेम करेंगे, तब इसके कंपैरिजन में ये कम हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में सिर्फ हम क्या बोलेंगे, 2.5% कम किया है। कहानी समझ में आ गई। बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हम उतना ही खर्च कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। जब किसी लाइन में एब्सोल्यूट आएगा तो इसका मतलब एग्जैक्टली हम इतना ही खर्च कर रहे हैं, बट जब हम परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तब आपको इसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। अगर मैं यही जीडीपी को 100 वाली जीडीपी के साथ 5 को कंपैरिजन करूं, डेट इज 5%, अगर इन दोनों का निकालूं तो इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि डिप हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं कि डिप हो जाना। बट ये होता है परसेंटेज चेंज पर, बट अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करूं, सिर्फ इन दोनों के आपस में विदाउट दिस इसको देखूं, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। कहानी समझ में आई? तो इसको एक लाइन में लिख लीजिएगा, एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर जो है ना, एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर मतलब हमारे खर्चे क्या है वो एक्चुअली में बड़े हैं, बट जीडीपी के साथ अगर देखा जाए तो वो डिक्रीज हुए हैं। क्यों डिक्रीज हुए हैं? क्योंकि हमारी जीडीपी की ग्रोथ थोड़ी ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। क्लियर होगी बात? तो लिख लीजिएगा, हमारा जो एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। हम लगातार, सरकार ज्यादा खर्चा कर रही है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा जो बजट है वो लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है, सेम बजट नहीं आ रहा है, ठीक है जी। बट जो परसेंटेज है, ठीक है, एक्सपेंडिचर की परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वो डिक्रीज हो रही है। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो जरा समझना, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2021, 2022, 2023, 2024 एंड 2025 का एस्टिमेट, ठीक है जी। अगर मैं इनकी बात करूं, ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से निकाली गई है, ठीक है। अगर आप इसको एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो हमारी ग्रोथ ऐसे जा रही है, ठीक है ना, इफेक्टिव की। क्लियर हो गया? बट अगर मैं यहां देखूं, ठीक है, तो यहां बदल जाएगा, जब मैं परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करूंगा तो यहां पर क्या आएगा, लिखते चली जाइए, इसका आएगा 3.1%, ठीक है, सेम 3.1%, ठीक है, 3.2%, 2.7 एंड 2.6, 6 भी नहीं है, 2.5, ठीक है। तो यहां तक आप जब परसेंटेज में देख रहे हो तो आप देखोगे ये बढ़ रहा है, ठीक है ना, बट उसके बाद डिक्रीज, ठीक है, उसके बाद स्टेडी। तो ये यहां का ग्राफ बनेगा इस तरीके से,
क्लियर? तो ये परसेंटेज में चेंज है। क्लियर? और अगर मैं इफेक्टिव का सिर्फ पैसों के हिसाब से देखूं, इन लाख रुपीस के हिसाब से देखूं, ठीक है, कि हमने भाई कितना खर्चा किया, तो दैट इज 15.5 लाख करोड़। ठीक है जी, तो इसमें आएगा, अगर मैं इसको परसेंटेज के हिसाब से ना देखकर एब्सोल्यूट टर्म में देखूं, तो दैट इज 15.5, 15.5, 13.2, ठीक है जी, 12.5, 10.5, क्लियर, एंड 8.4। तो अब आपको समझना है कि क्वेश्चन का पेपर आप सॉल्व कैसे करोगे। अगर आपको देखना है कि वो पूछ किस में रहा है, ठीक है जी, वो सिर्फ इस कंटेक्स्ट में पूछ रहा है कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या हो रहा है, तब तो ये बढ़ रहा है। बट अगर वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से पूछे, तब आपको ग्राफ डिप होता हुआ नजर आ जाएगा। नहीं तो यहां पर ग्राफ कैसा आएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहां पर ग्राफ इस तरीके से डिप होता हुआ फिर स्टडी होता हुआ नजर आएगा। ये दोनों चीजें डिफरेंस है, ये याद रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर का। क्लियर? चलो, अब बात करते हैं एक छोटी सी बात, ठीक है, कि कहां कहां पर ज्यादा पैसे खर्च किए गए। ये आपके सीएपीएफ में सवाल आने के थोड़े इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि सरकार जो खर्च कर रही है, उसमें किस मिनिस्ट्री पर या किस सेक्टर पे सबसे ज्यादा खर्च कर रही है। तो नंबर वन है, दैट इज डिफेंस। डिफेंस। सेकंड इज रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट। थर्ड, होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स। फोर्थ, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज और एक्टिविटीज। एजुकेशन। सिक्स पर हेल्थ। सेवंथ, अर्बन डेवलपमेंट। फिर आईटी एंड टेलीकॉम। आईटी एंड टेलीकॉम। आईटी एंड टेलीकॉम। एनर्जी कम। एनर्जी। नेक्स्ट इज एनर्जी। नेक्स्ट इज कॉमर्स इंडस्ट्री। सोशल वेलफेयर एंड साइंटिफिक डिपार्टमेंट। सोशल वेलफेयर एंड साइंटिफिक डिपार्टमेंट। क्लियर? अगर इसी को आपको सीरियल वाइज भी याद करना है, ये ऊपर से नीचे तक वैसे मैंने लिख दिया है, बट अगर आपको नंबर लिखना है तो लिख लीजिएगा। पहले में लिखेगा 491732। 491732। 491732। ठीक है जी, ये इन करोड़ में है, इतने करोड़ पीछे एंड में करोड़ रुपीज है। ठीक है, 266,817। 266,817। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। 233। 233,811। और दैट इज 211, अगर आप एग्जैक्टली देखें तो 211। ठीक है, आपको ये नंबर याद नहीं रखने, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। 171,437। एजुकेशन की बात की जाए, 128,650। 128,650। 98311। 98311। 96,777। 96,777। आईटी की बात की जाए, आईटी एंड टेलीकॉम, दैट इज 95,298। 95,298। एनर्जी की बात की जाए, दैट इज 81174। ठीक है जी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात की जाए, दैट इज 6,553। सोशल वेलफेयर की 6,005,2। साइंटिफिक डिपार्टमेंट की बात की जाए, दैट इज 5,5,679। क्लियर?
अब आपके लिए पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जैक्टली आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही याद करेंगे कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है जी। ओके। इस बार बजट की बात की जाए, छोटी छोटी बातें बस सुन लीजिए कि बजट जो है उसके अंदर जो थीम थी वो इस बार चार की थीम, फोर कैटेगरी की थीम थी। ठीक है जी, जिसमें था एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है जी। तो सरकार ने कहा इंजन ऑफ डेवलपमेंट जो है कि डेवलपमेंट कहाँ से होगा। ठीक है, सरकार ने कहा कि डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो आप कहाँ से करोगे, तो उन्होंने बोला पहले तो कर दो जी एग्रीकल्चर के बारे में बात। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे कि इस बार कुछ जो स्कीम्स है वो एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है। सेकंड इज एमएसएमई। ठीक है, इस बार थोड़ा फोकस एमएसएमई पे भी किया गया है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है जी। अब ये मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफ स्कीम है या फिर जो गवर्नमेंट स्कीम है जिनको आप करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, तो जो इस सेक्टर की होंगी उन पे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो सारी की सारी बजट से भी रिलेटेड होंगी। ठीक है जी। तो इसी के एक कंसेप्ट में उन्होंने एक वर्ड दिया है, डेट इज विकसित भारत। ठीक है, इस बार का यही एक थीम भी था, डेट इज विकसित भारत। वो सब इसी फोर पिलर के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप पेपर 2 में भी कोट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। ओके, चलो अब एक एक करके बात उठाते हैं। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बात उठाते हैं। ठीक है, इस बार एक स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम था धन धान्य कृषि योजना। धन धान्य कृषि योजना। धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, इस योजना के अंदर 100 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है जिनकी हेल्प की जाएगी वहां पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये सेम कॉपी पेस्ट किया गया है जैसे एस्पायरल। ठीक है, एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट जो कि नीति आयोग ने निकाला था, जिसमें से 200 हमने टोटल चुने थे, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट चुने थे जो कि बहुत ज्यादा लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट थे, उनके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे ताकि उनको हम डेवलप कर सकें। तो सेम इसी तरीके से हमने एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है, 100 डिस्ट्रिक्ट ढूंढे हैं, इन 100 डिस्ट्रिक्ट पर हम फोकस करेंगे। क्लियर होगी बात। ओके, इस बार इसमें छोटी छोटी बातें हैं, इनके बारे में डिटेल आप करंट अफेयर्स में भी देख सकते हैं। ठीक है जी। ओके, पहली कुछ बातें जो एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस की हैं, पहला लिखो एनहेंस क्रेडिट थ्रू केसीसी। केसीसी की लिमिट बढ़ा दी गई है, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी। और अब उसको 5 लाख तक कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है डेट इज 5 लाख रुपीज। अभी जो 5 लाख है वो किसके ऊपर बढ़ाया गया है, वो किसान जो डेयरी, ठीक है, और फिशरमैन थे। ठीक है, याद रखना एग्रीकल्चर, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि एक बार ऐसा सवाल आया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि एग्रीकल्चर में, देखो एग्रीकल्चर नहीं आता, फिशरीज। ठीक है, और जो डेयरी है, वो जो फार्म प्रोडक्ट है वो भी किसके अंदर आता है, एग्रीकल्चर का ही हिस्सा माना जाता है। तो जो फार्मर जो कि एग्रीकल्चर फिशर या फिशरीज के अंदर जुड़े हुए हैं, उनको भी अब किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और उसकी लिमिट कितनी होगी, 5 लाख रुपीज होगी। क्लियर। अगला मिशन था इसी के अंदर, ठीक है जी, डेट इज मिशन फॉर कॉटन। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। ठीक है जी। अगला मखाना बोर्ड इन बिहार। ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर आपने सुना होगा कि मखाना बहुत दिनों तक न्यूज में था। उसका आगे स्टार लगा लीजिए, मखाना की खेती आपको पता होनी चाहिए, मखाना कैसे उगता है, कहाँ उगता है, सब पता होना चाहिए। एक हिंट मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, मखाना बोर्ड, इसके बारे में बात की गई थी। मखाना बोर्ड को बिहार में सिचुएटेड है, क्यों बिहार में किया गया ये आपको पता होना चाहिए। डेट इज बिहार इज नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ मखाना इन इंडिया। ठीक है, लिख लीजिएगा, इंडिया के अंदर बिहार में मखाना सबसे ज्यादा होता है। ठीक है जी। क्लियर। बजट में जो दूसरी कंसेप्ट की बात की गई थी वो थी आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। दालों के ऊपर बात की गई थी, क्यों, क्योंकि जो दालें हैं, ठीक है, वो हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि हम सबसे ज्यादा कंज्यूमर भी हैं, तो हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा तो हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमें दालें कई बार बाहर से मंगानी पड़ जाती है, तो इसलिए एटलीस्ट हम आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ये एक स्कीम को लॉन्च किया गया इसी के अंदर ही। ठीक है जी, ये 6 साल का मिशन होगा। ठीक है जी। दालों के ऊपर एक इशू है, वो क्या है कि यहाँ पर प्रोक्यूरमेंट गारंटी नहीं है। दालों के ऊपर प्रोक्यूरमेंट गारंटी नहीं है, इसका मतलब आप शुरू में ये सोच सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो आपको एक प्रोक्यूरमेंट गारंटी दे कि भाई वो खरीदेगी खरीदेगी, है ना, इस रेट पर। वो जो रेट फिक्सेशन है वो पल्सिस के ऊपर नहीं है, इसी वजह से पल्सिस जो है वो कई बार फ्लक्चुएट कर जाता है उसका प्रोडक्शन भी। क्लियर हो गया। तो लिख लीजिए पल्सिस के साथ हमारी दिक्कतें क्या है,
प्रोक्यूरमेंट की कोई गारंटी नहीं है, दूसरा उसको साइंटिफिक स्टोर करने की हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। ये दो चीजें जो हैं हम पल्सेस की वजह से झेल रहे हैं, और इसी की वजह से पल्सेस जो है उसकी प्रोडक्टिविटी में नुकसान हमें देखने को मिलता है, या उसके प्राइसेस जो है या डिमांड सप्लाई में हमें अंतर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? ओके। जो ये आत्मनिर्भरता और पल्सेस है, इसमें जो मेन फोकस किया गया है वो 3 दालों पर है, दैट इज तूर, ठीक है, लिख लीजिएगा, उड़द और मसूर। तुर, उड़द और मसूर, इन 3 दालों पर ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है जी। ओके, इन्हीं में हमने सोचा है कि हम इनके प्रोटीन कंटेंट को भी बढ़ाएंगे। क्लियर? पल्सेस के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होनी चाहिए। ओके। अब दूसरी चीज उन्होंने एक और बात की है कि हम इंडियन पोस्ट को, ठीक है, रूरल इकोनॉमी के अंदर इंटरफेयर करवाएंगे। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस का अगला रुझान कहाँ होगा? रूरल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर या फिर रूरल इकोनॉमी के ऊपर बढ़ाया जाएगा, कि हम, हमारा मेन फोकस रहेगा कि जो माइग्रेंट हैं वो वहीं पर रहें, वो हमारे शहरों की तरफ ना आए, उनको सारी फैसिलिटी जो है हम वहीं दे दें, इसलिए हमने उसको कहा रूरल इकोनॉमी। ठीक है, इसलिए हमने एक वर्ड यूज किया गया, मल्टी सेक्टर रूरल, ठीक है, प्रोस्पेरिटी। मल्टी सेक्टर रूरल प्रोस्पेरिटी, इसका मतलब है पार्टनर विद स्टेट, स्किलिंग इन एग्रीकल्चर, फोकस ऑन स्मॉल, मार्जिनल एंड यंग फार्मर्स। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज एमएसएमई। एमएसएमई पे हमने क्या फोकस किया? ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक है, पहली चीज हमने एक चीज ध्यान रखी कि एमएसएमई के अंदर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है ना, हमने उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी है। बाहर से हम कुछ खरीदते हैं, ठीक है, उसके फिनिश प्रोडक्ट पे ड्यूटी बढ़ी हुई है, बट जो उसके कंपोनेंट हैं अगर हम उसको खरीदते हैं तो उसकी जो कंपोनेंट की जो ड्यूटी है वो हमने डिक्रीज कर दी है। क्लियर हो गया? ओके। इसमें मेन फोकस किया गया है, लिख लीजिएगा, एमएसएमई में फुटवेयर, ठीक है, और लेदर सेक्टर के ऊपर, फुटवेयर और लेदर सेक्टर के ऊपर हमने ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, प्लस टॉय सेक्टर, इसके आगे स्टार लगा लेना टॉय सेक्टर के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा उछाल आया है। टॉय हम पहले चाइना से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, अप्रोक्सीमेटली 90% जो टॉयज थे वो चाइना से हमारे यहाँ पे आते थे, बट हमने टॉय सेक्टर को इतना ज्यादा इंप्रूव किया है कि आज की डेट में 70% जो टॉयज हैं वो इंडियन ही हैं, और इवन हम अब टॉयज का एक्सपोर्ट भी बढ़ा चुके हैं। क्लियर? जी हाँ, और इसी में टॉय के ऊपर हमने एक ब्रांडिंग कंसेप्ट भी चलाया, डेट इज मेड इन इंडिया। कंसेप्ट टॉय के ऊपर भी हम लागू कर चुके हैं। इसकी वजह से हमारे जो टॉय हैं उसके ऊपर, ठीक है, हम इवन आज की डेट में अगर आपसे पूछा क्या इंडिया एक्सपोर्ट करता है टॉयज को, हाँ, यस, डेफिनेटली इंडिया अब एक्सपोर्ट करने लग गया है, पहले नहीं करता था। पहले हमारे यहाँ पे 90% तक चाइनीज टॉय ही खेले जाते थे। क्लियर हो गया? या खरीदे जाते थे, मार्केटिंग चाइनीज टॉयज की ही थी। क्लियर? ओके। अगला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, इसको बिहार में बनाने की बात की गई है। ठीक है, ये किस लिए? फूड प्रोसेसिंग के लिए। देखो मखाना वहां पहुंच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें मखाना के लिए एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी वहां भेजनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने क्या किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिहार के अंदर डेवलपमेंट करने की बात की गई है। क्लियर हो गई? ओके। अब बात आती है एक और चीज, जो कंसेप्ट इसके अंदर जोड़ा गया है, एमएसएमई। ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, एमएसएमई, सवाल ये है एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस किसे कहते हैं? ठीक है, ये जो डेफिनेशन है कि हम किसी भी यूनिट को एमएसएमई में कब डालेंगे, वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। पहला करता है इन्वेस्टमेंट, कि कितनी इन्वेस्टमेंट की है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डाल सकते हैं एमएसएमई में, और दूसरा है टर्नओवर। ठीक है, ये दो वर्ड याद रखिएगा, टर्नओवर एंड एमएसएमई, टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? ठीक है, इसमें हमने थोड़े बदलाव कर दिए हैं, माइक्रो, मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। ठीक है जी, इसके अंदर थोड़े से अब सरकार ने बदलाव कर दिए हैं, वो क्या है? पहले जो था, ठीक है, दैट इज 1 करोड़ अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उसको हम माइक्रो यूनिट बोलेंगे, बट अब इसको बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो अब माइक्रो कितना हो गया? 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट के अंदर माइक्रो हो गया 2.5, पहले था, ठीक है, पहले था देखो 1, 10 करोड़ और 50 करोड़। ठीक है, ये था पुराने वाले, ठीक है, बट अब इसको बदल के कर दिया गया है, ठीक है, 2.5, ठीक है, 25 करोड़, ठीक है जी, एंड 125 करोड़। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी गई है, इसका मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की यूनिट का, ठीक है, जो बेस था उसको काफी बढ़ा दिया गया है। टर्नओवर की बात करें कि कितना करोड़ में टर्नओवर था, अगर माइक्रो 5 करोड़ तक का टर्नओवर करती है तो उस यूनिट को हम माइक्रो में रखेंगे। पहले थे 5, 50, 250 करोड़। ठीक है जी, अब इसको बदल दिया गया है, अब आ गया है 10, 100 एंड 500।
ठीक है, ये बदलाव हुआ है, बट आपको याद रखना है इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, दूसरा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। ठीक है, ये भी लेकर आए हैं एमएसएमई के अंदर, दैट इज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। ठीक है, दैट इज फर्दरिंग मेक इन इंडिया टू फोकस ऑन ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। क्लियर, एक लाइन बोलूंगा बस, इसको से सुन लीजिएगा। ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का जो फोकस है वो होगा ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर। ठीक है, प्लस वर्क फोर्स, क्रिएट वर्क फोर्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ जॉब। ठीक है, इसका मतलब स्किल डेवलपमेंट भी इसके अंदर हमने जोड़ दिया है। प्लस क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग। क्लीन टेक्नोलॉजी मीन्स क्लाइमेट फ्रेंडली। ठीक है जी, एक लाइन, मिशन दिस मिशन विल आल्सो सपोर्ट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग टू इंप्रूव डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एंड बिल्ड आवर इकोसिस्टम फॉर सोलर, पीवी सेल, ईवी बैटरीज, मोटर्स एंड कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स, विंड टर्बाइन, वेरी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इक्विपमेंट एंड ग्रिड स्केल बैटरीज। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं थर्ड, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट के अंदर, इन्वेस्टमेंट में बजट में क्या क्या आया है, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात या झलक देख लेते हैं। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम लेकर आए हैं पीएम स्वानिधि। इसको आप ऐसे लिखेंगे, पीएम स्वानिधि। पीएम स्वानिधि, पीएम स्वानिधि। ठीक है, इसका मेन फोकस क्या है? ठीक है, दैट इज राइट डाउन इट, दिस स्कीम विल रिवैम्प, दिस स्कीम विल रिवैम्प एंड enhanced, this scheme will revamp and enhanced loans from bank and UPI linked credit card with 30,000 limit, with 30,000 limit। क्लियर, दूसरी इन्वेस्टमेंट में इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर में भी एक चीज अभी पूछी गई थी, अभी सीडीएस में भी सवाल था, दैट इज सिंपल गिग वर्कर या गिग इकोनॉमी किसको कहते हैं, है ना। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वर्जन पे हैं, है ना। फॉर्मल सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट वर्जन सिंपल, दैट इज गिग इकोनॉमी। जितने भी आप ये देख रहे हैं राइडर्स हैं, ये सब कुछ है, ये कॉन्ट्रैक्ट पर है, कुछ टाइम के लिए रहेंगे, उसके बाद छोड़कर दूसरा पकड़ लेंगे, है ना। तो ये, इसको आप गिग इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसी चीज पर इन्होंने कहा कि जो गिग वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर, उन्हें भी जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। जन आरोग्य योजना का भी इनको भी लाभ दिया जाएगा। ई श्रम पोर्टल के ऊपर, ई श्रम पोर्टल के ऊपर इनको भी, गिग वर्कर्स को भी, ठीक है जी, 1 करोड़ गिग वर्कर को पीएम जन आरोग्य योजना के बारे में, या इनको इनसे जोड़ा जाएगा। क्लियर, ओके। अभी जो रिसेंटली आपका यूपीएससी का पेपर हुआ है, उसमें यही चीज पूछा गया था, इसी से रिलेटेड है, दैट इज फ्लेक्सी वर्कर किसको कहते हैं, वो सेम यही चीज है, लिख लीजिएगा फ्लेक्सी वर्कर। ठीक है, FLEXI, फ्लेक्सी वर्कर्स, फ्लेक्सी वर्कर। ये वर्ड्स कुछ आते हैं, जैसे गिग इकोनॉमी हो गया, फ्लेक्सी वर्कर, सेम चीज है, लिख लीजिएगा। दैट इज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ एम्प्लॉयड थ्रू ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयड थ्रू ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट। या भी रिसेंटली इसी संडे को सवाल आया था, दैट इज फ्लेक्सी वर्कर किसको कहते हैं, वो सेम ही चीज है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करे, दैट इज फ्लेक्सी गिग। सीधी सीधी बात है। ठीक है, ओके। इन्वेस्टमेंट के अंदर एक और चीज लिख लीजिएगा, दैट इज भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। ये जो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है, इसके अंदर डिजिटल फॉर्म में इंडियन लैंग्वेज की बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी स्कूल एंड हायर एजुकेशन को, स्कूल एंड हायर एजुकेशन को। ठीक है, डिजिटली इंडियन लैंग्वेज की बुक्स प्रोवाइड करी जाएंगी। क्लियर,
ओके, इन्वेस्टमेंट में अगला आता है, देखो एक चीज और बता देता हूं, जो सेंटर है, समझिएगा, सेंटर ज्यादा लोन नहीं ले सकता क्योंकि उसके ऊपर एफआरबीएम एक्ट है ना। ये अलग बात है, सेंटर इस एफआरबीएम एक्ट को बढ़ाता रहता है। एफआरबीएम एक्ट स्टेट पे भी लागू होता है, ध्यान से सुनिएगा, स्टेट वाले भी ज्यादा लोन नहीं ले सकते, बट अगर सेंटर कहे कि भाई आप ये रिफॉर्म कर दो तो हम आपको इस रिबेट में छूट दे देंगे। हाँ, सेंटर ऐसा कर सकता है और ऐसा करता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि आप ये आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च कीजिए, ठीक है, तो आपके स्टेट में हम थोड़ा सा अपनी परसेंट जो आपकी जीडीपी है उसका आप थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, जो लोन है वो डेफिसिट ले सकते हो। क्लियर हो गया, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एक नया कंसेप्ट ऐड हो रहा है, डेट इज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पीपीपी मॉडल को लाया गया है। इन्वेस्टमेंट में भी लिख लीजिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या लेकर आए हैं हम, पीपीपी मॉडल। अब स्टेट गवर्नमेंट को भी अलाउ कर दिया है कि वो पीपीपी मॉडल पर जा सकते हैं। क्लियर। दूसरा है जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, इसकी जो डेट है वो 2028 तक बढ़ा दी गई है जल जीवन मिशन की। ठीक है जी, जल जीवन मिशन किससे रिलेटेड है, आपसे सीधा सवाल आएगा, डेट इज टैप वाटर कनेक्शन, टैप वाटर कनेक्शन। ठीक है जी, कि हर घर में टैप वाटर हो, अभी तक ये सिर्फ 80% तक पहुंचा है, ठीक है, इसलिए इसको बढ़ा दिया गया है और ये 2028 तक कर दिया गया है। क्लियर हो गया, ठीक है जी, ओके। अगली स्कीम को लिख लीजिएगा उड़ान स्कीम, यूडीएएन, इस पर ऑलरेडी सवाल आया हुआ है यूपीएससी में, बट फिर भी लिख लीजिएगा उड़ान स्कीम। ठीक है जी, ये क्या है, दैट इज डोमेस्टिक एयरलाइंस, ठीक है, डोमेस्टिकली कनेक्ट करना लोगों को एयरलाइंस या एयरप्लेन के थ्रू, ठीक है जी, छोटे छोटे कनेक्टिविटी को ऐड कर देना। क्योंकि इसमें एक इशू हुआ था और वो ये था कि जब सरकार ने बोला कि चलो भाई आप एयरपोर्ट जो हैं वो पीपीपी मॉडल को बोला गया कि आप बाहर भी बनाओ, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जैसे शहरों में, इन शहरों में ही बनाएंगे, एयरपोर्ट हम बाहर नहीं बनाएंगे, उससे नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक वायबल गैप वाला कंसेप्ट लाया गया जिसमें सरकार ने कहा कि आप छोटे छोटे हर जगह पर अपने, ठीक है, एयरपोर्ट बनाने में डेवलपमेंट कीजिए, जो भी आपका नुकसान होगा उसको हम, उस जो भी गैप होगा, जो भी रेवेन्यू का गैप होगा उसको हम भरेंगे। क्लियर होगा, ताकि हम इस कनेक्टिविटी को जोड़ सकें इंडिया वाले। ठीक है, जब कहीं भी इंडिया के अंदर घूमेंगे तो ये जो कनेक्टिविटी है ये अब प्लेन के थ्रू भी हो सके, हम छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हर जगह पर बना देंगे। क्लियर होगा, इस स्कीम का नाम था उड़ान स्कीम। ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लीजिएगा जीन बैंक फॉर क्रॉप्स। जी हाँ, इंडिया ने जीन बैंक भी अब इंट्रोड्यूस किया है, जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जम प्लास। ठीक है, ये सेकंड जीन बैंक है जिसके पास 10 लाख जम प्लाज्म होंगे। क्लियर हो गया, और जो फर्स्ट जीन बैंक था इंडिया का वो 1996 में स्टैब्लिश किया गया था न्यू दिल्ली में। ये सेकंड जीन बैंक होगा जो स्टैब्लिश किया जाएगा। क्लियर, ओके। अगला आता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के अंदर हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लेकर आए, ठीक है, भारत ट्रेड नेट को लेकर आए, ताकि हम भारत जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ भी जुड़ चुके, ठीक है, नेशनल फ्रेमवर्क लेकर आए हैं हम, ठीक है जी, प्लस एयर कार्गो की फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए भी हम कंसेप्ट लेकर आए हैं। क्लियर, ओके। अगला आता है रिफॉर्म्स, हम रिफॉर्म्स के बारे में बात करें थोड़ी सी। ठीक है, ये चारों पॉइंट खत्म होते हैं, अब बात करते हैं रिफॉर्म। ठीक है, रिफॉर्म्स किस किस के अंदर आए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पहला आया है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल रिफॉर्म, ये आप थोड़े से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है जी, टैक्स रिफॉर्म, आप जानते हैं कि जहां पर डायरेक्ट टैक्स जो है उसकी जो स्लैब है उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, जन विश्वास बिल लाया गया है, जन विश्वास बिल के बारे में आप थोड़ा सा स्टार लगा लीजिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, जन विश्वास बिल 2.0। ठीक है जी, ओके। अब आपने क्रेडिट स्कोर के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, क्रेडिट स्कोर हर पर्सन को इंडिविजुअली दिया जाता है। क्लियर हो गया, तो अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, इन लोगों के जो मेंबर होंगे, मान लीजिए 10 मेंबर का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन 10 मेंबर के भी अलग अलग मेंबर के भी एक क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। इन क्रेडिट स्कोर के तहत ये जो ग्रुप है ये आगे लोन ले सकता है, ये चेंज किया गया है रिफॉर्म के अंदर। ठीक है जी,
तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी अब अलग से क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा, जिसको कहा जाएगा ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। ये जो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर है, ये गांव, ये जो ग्रामीण लोग हैं, इन लोगों का भी एक क्रेडिट स्कोर होगा। अब उसके अकॉर्डिंग इनको लोन लेना आसान हो जाएगा। ये लोन लेने के लिए बनाया गया है। क्लियर? ओके, चलो अब बात करते हैं डेप्थ सस्टेनेबिलिटी की। यहाँ पे थोड़ी सी बातें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ी बहुत समझनी पड़ेंगी। ठीक है, पहले पहले लिखते चले जाओ। फर्स्ट, एक डायग्राम बनाता हूँ, उसको इस तरीके से बनाइएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ लिखते चले जाइए। ये जो लाइन शो कर रही है, ये आपका फिस्कल डेफिसिट शो कर रही है। इसका मतलब सरकार का लगातार फिस्कल डेफिसिट गिरता जा रहा है। ठीक है जी, ये शो कर रही है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, क्लियर? ये प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है जी। और ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये ध्यान रखिएगा। ये जो सर्ज हुआ है, ये जो सर्ज आपको देख रहे हैं, ये 2020 और 21 का है। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो अगर ये आ जाए लास्ट डिकेड 10 साल, तो याद रखिएगा कुछ ऐसा नहीं है हिसाब, है ना। बट अगर लास्ट 3 साल का पूछा जाए, 4 साल का, तब आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई लगातार डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट इसके बाद नहीं हो रहा है। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये लाइन मर्ज कर रही है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ गलती करोगे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने बताया है ये। लो, क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, अब सवाल ये है कि ये तो हमारे डेफिसिट थे। ठीक है, कि कौन कहाँ से हो रहा है, क्या है डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सब कुछ ठीक है, कम होता हुआ जा रहा है। ठीक है, सरकार कम लोन ले रही है, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बट सवाल यह है कि जो थोड़ा बहुत भी लोन अगर हम ले रहे हैं, तो सवाल यह है कि वो कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी और ज्यादा हो जाएगी। फिजिकल डेफिसिट दैट इज 4.4। ठीक है, ये एस्टिमेट है कि इस बार हम कितना लेने वाले हैं, दैट इज 4.4। ठीक है, यहाँ पे 4.4, पहले कितना था अब पिछली साल, दैट इज 4.8, ताकि आपको थोड़ा सा सिनेरियो याद रहेगा। ठीक है, ये 4% पे चल रहा है। ये रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा है 1.5। इस बार सरकार का आइडिया है इतना, पिछली बार था 1.9। ठीक है जी। ओके, प्राइमरी डेफिसिट की बात की जाए, दैट इज 0.8 एंड 1.3। रेवेन्यू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात की जाए, दैट इज 0.3 एंड 0.3। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए। ओके, सोर्स। सवाल यह है कि सरकार बजट जब लेकर आई है, तो उसमें उसने बताया कि भाई डेफिसिट तो होगा ही होगा। ठीक है, अब सवाल यह है सरकार इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए कहां कहां से लोन लेती है। ठीक है जी, कहां कहां से पैसा उठाती है। पहला लिख लीजिएगा, सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग। सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग। सेकंड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स।
दैट इज टी बिल, मार्केट बोरिंग दैट इज जी सेक, दैट इज जी सेक। क्लियर? ओके, ये बस थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। बजट की बात की जाए तो उसने पिछले साल डेटा दिया है, पिछले साल के डेटा के अकॉर्डिंग 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग जो थी वो लिख लीजिएगा कितनी थी। सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग दैट इज 4.1, ठीक है, ये लाख करोड़ में है 4.1, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म कितनी थी, दैट इज 1.2 माइनस, ठीक है जी। और अदर्स की बात की जाए, चल इतना भी रहने दो, काफी है, ठीक है जी। मार्केट बोरिंग जो थी, ठीक है, वो थी अप्रोक्सीमेटली 11, ठीक है। इस साल की बात की जाए, सरकार का टारगेट ये मार्केट बोरिंग अगेन सेम रहने का है, ठीक है। इसको कम करने का है, सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग को 3.4 करने का है, और इसे बिल्कुल नील करने का है, ये जीरो। ओके, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है जो इस बार बजट में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, और वो आपके पेपर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे ऑलरेडी एक बार यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए, इसको अलग से फिर से पूछा जा सकता है अलग तरीके से, दैट इज बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार, ठीक है। क्या होता है लिख लीजिएगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट पेड ऑन बॉन्ड, इफेक्टिव इंटरेस्ट पेड ऑन बॉन्ड, और इफेक्टिव इंटरेस्ट पेड ऑन बॉन्ड, और इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है, समझिएगा, इस कंसेप्ट को समझाता हूं, इस पे सवाल उठना लाजमी है और आपके पेपर में प्रोबेबल है कि ये सवाल आए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि मैराथन वाली क्लास पर इसको कर लोगे तो भी आराम से आप 3-4 सवालों को कर जाओगे, ठीक है। ध्यान से सुनो, अभी आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, जैसे ही यूएसए के अंदर कुछ पॉलिसी चेंज करी, ठीक है, वो टैरिफ वाली पॉलिसी चेंज करी, उसके बाद दुनिया में रिसेशन की बात हो रही है, ठीक है। सवाल है रिसेशन आया कैसे, ठीक है जी, और क्या फिस्कल डेफिसिट इससे रिलेटेड है, ठीक है जी। समझ में आया? इसका आंसर आप कैसे दोगे, ध्यान से सुनो। देखो, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब सरकार ज्यादा उधार लेती है, लोन लेती है, फिस्कल डेफिसिट जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, या फिर ये इफेक्ट करता है मार्केट ऑफ बॉन्ड, मार्केट ऑफ बॉन्ड। अब मार्केट ऑफ बॉन्ड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सरकार खुद आती है, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और एक तरफ एक प्राइवेट कंपनीज हैं जो इंडिया की ही हैं। गवर्नमेंट भी अपना बॉन्ड निकालती है, ठीक है, और प्राइवेट कंपनियां भी अपना बॉन्ड निकालती है। फॉर एग्जांपल, इसने 100 रुपए का बॉन्ड निकाला और इसने कहा कि आप इससे खरीदोगे, बदले में ये आपको 103 रुपए दे देगा, या फिर इन शॉर्ट 10%, 110 रुपए दे देगा। ये भी 100 रुपए निकालते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये भी आपको 110 रुपए देगा। सवाल ये है, पब्लिक किसका बॉन्ड ज्यादा खरीदेंगी, बताइए, किसका बॉन्ड ज्यादा खरीदेंगे? ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट का बॉन्ड ज्यादा खरीदा जाएगा, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लायबिलिटी है, भरोसा है, गवर्नमेंट हमें पे कर देगी। बट अगर गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट हो जिसका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो, तो क्या बॉन्ड की जो वैल्यू है उस पर फर्क पड़ेगा? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि लोग उस इंसान से नहीं खरीदना चाहेंगे जिसके पास कर्जा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, अगर वो बॉन्ड अपने उतारे मार्केट में, तो श्रीलंका गवर्नमेंट के बॉन्ड इतनी जल्दी नहीं बिकेंगे। उसका रीजन ये है कि उनके ऊपर फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी देश का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, तो उसके द्वारा निकाले गए बॉन्ड की जो वैल्यू है वो भी लोग ज्यादा नहीं खरीदेंगे। अब इसका क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से सुनो। सोचो, इंडियन गवर्नमेंट ने बॉन्ड निकाले, ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हलचल मच गई, इंडिया वाले खुश हैं, लेने को तैयार है। अब इसका मतलब समझिएगा, इंडिया वाले
इतना ज्यादा डिमांड आ गई इस बॉन्ड की कि अब इस मार्केट में इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली में 105 रुपए हो गई है। ठीक है, मार्केट में ब्लैक में बिक रहा है एक तरीके से। ठीक है, लोग इसको खरीदना चाहते हैं, अब 105 में बिक रहा है। अब किसी ए ने अगर इसको खरीद लिया, ठीक है, तो समझना उसको मिलेंगे पैसे कितने एक्स्ट्रा, तो सिर्फ 5 रुपए ही मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो उस बॉन्ड वाले को सिर्फ 10 रुपए एक्स्ट्रा देगी, बट एक्चुअली में इसको पड़ेगा कितना, 5। समझ में आया? तो जब डिमांड, समझिएगा, जब किसी बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है तो एक्चुअली में वो ब्लैक में बिकता है। लोगों की डिमांड बढ़ती है और वो हद से ज्यादा अमाउंट में से खरीदने को तैयार होते हैं। जब हद से ज्यादा अमाउंट में ये खरीदेंगे तो उसके ऊपर मिलने वाला मुनाफा कम हो जाएगा। इसका मतलब बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो अब एक बार बताओ, किसी देश की, इंडिया की, समझना क्वेश्चन को, समझना पहले, इंडिया की बॉन्ड यील्ड कम है और श्रीलंका की बॉन्ड यील्ड ज्यादा है, तो इससे आप ये पता लगा सकते हो कि इसके खरीदने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, बॉन्ड यील्ड ज्यादा का मतलब ये है, मान लीजिए श्रीलंका ने 100 रुपए का निकाला था बॉन्ड, ठीक है जी, मार्केट में कोई खरीदने को तैयार नहीं, मान लीजिए ए ने खरीद लिया, तो ए बोलता है चलो यार तुम 90 ही दे दो और मुझे पैसे दे दो। ठीक है जी, समझना, अब बी ने 90 में इसको ले लिया, श्रीलंका गवर्नमेंट इसके बदले इसको कितने रुपए देगी, 110, तो इसको तो 20 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है जी, तो जिसकी डिमांड ज्यादा नहीं होती उसकी वैल्यू एक्चुअली में गिर जाती है, और गिर जाती है तो ये जो वैल्यू का डिफरेंस आया है इसको बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। ठीक है जी, और अगर समझिएगा इसकी डिमांड नहीं है तो इसका मतलब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला, फिजिकल डेफिसिट इसका गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा है। दूसरा, इसकी वैल्यू अच्छी नहीं है, इस गवर्नमेंट के ऊपर कोई पैसा लगाना नहीं चाहता, इसका मतलब इस देश की जो इकोनॉमी है वो अच्छी नहीं है। कहानी समझ में आई? ये बात क्लियर हुआ? तो यहां पे एक लाइन लिख लीजिएगा कि इकोनॉमी जब बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो उसके बॉन्ड यील्ड कम होंगे। ठीक है जी, इकोनॉमी जब बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो उसके इकोनॉमी, तो उसके बॉन्ड यील्ड एक्चुअली में कम होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, बॉन्ड यील्ड कम हो जाएंगे। अब बॉन्ड यील्ड अगर कम हो गए, समझिएगा इस चीज को, ठीक है, इसका मतलब किसी देश के फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा है तो गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है तो उसके बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया? दूसरी चीज, अगर उसकी इकोनॉमी वेल नहीं है, खराब है इकोनॉमी, तो भी उसके बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया? अब इसका उल्टा ध्यान से सुनिएगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई मैं सब पे टैरिफ लगा रहा हूं, उसके बाद शेयर मार्केट आपने सुने होंगे सब धड़ाम से गिर गए, इसका मतलब अब लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। ठीक है जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई साहब शेयर मार्केट में पैसा मत लगाओ। अगर सुनो, अब लोगों को इन्वेस्टमेंट तो करना है, शेयर मार्केट में नहीं करेंगे तो ये लोग जाएंगे किसकी तरफ, बॉन्ड की तरफ। तो इसका मतलब जब शेयर मार्केट डूबता है तो लोग दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, दूसरा ऑल्टरनेटिव मिलता है उनको बॉन्ड, और अगर शेयर मार्केट डूब रहा है तो इसका मतलब अब बॉन्ड की डिमांड बढ़ रही है, और अगर जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो इसका जो यील्ड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब अगर किसी का, समझिएगा, किसी के यहां पर बॉन्ड यील्ड बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, बॉन्ड यील्ड कम नहीं बढ़ रहा है, नहीं ये तो ठीक है, बॉन्ड यील्ड फॉर एग्जांपल कम हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, बॉन्ड यील्ड का कम होने का मतलब ये है, ठीक है, कि ये इकोनॉमी अच्छी है। बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है, बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब है कि उसको कोई खरीद नहीं रहा है। फिर से समझाता हूं, समझिएगा इस चीज को, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, इसका मतलब डिमांड, मार्केट में उस बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब गवर्नमेंट ने निकाला था 100, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, गवर्नमेंट बोले चलो यार 90 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 110 वापस करूंगी, इसका मतलब मुनाफा तो 20 का हो गया। समझ में? बॉन्ड की कोई डिमांड नहीं है, बॉन्ड की डिमांड नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि या तो हो सकता है कि उसका शेयर मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा हो, तो लोग इसकी जगह पैसा यहां लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, बॉन्ड में नहीं लगा रहे। दूसरा क्या हो सकता है, इसी समय गवर्नमेंट की जगह उस देश के यहां पर प्राइवेट कंपनीज बड़ी अच्छी हैं, और प्राइवेट कंपनीज ये कह रही हैं कि मेरा बॉन्ड खरीद लो और मैं बदले में तुम्हें 120 रुपए दूंगा, तो लोग गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदने की जगह कहां पैसा लगा रहे हैं, यहां पर। तो इसका मतलब इन शॉर्ट इसकी डिमांड नहीं है। तो बहुत रीजन हो सकते हैं, पहला शेयर मार्केट
बढ़िया चल रहा हो, इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही हो, ठीक है जी। दूसरा ये क्लियर हो गया। अब इसी का रिवर्स हो जाएगा रिसेशन के टाइम पे। रिसेशन आ गया, ठीक है जी, मार्केट डूबा पड़ा है, लोगों ने कहा चलो पैसे लगाओ, कहां लगाते हैं, चलो भाई बॉन्ड पे लगाते हैं, बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो अब 100 की जगह 105 में बिकेगा ये, ठीक है जी। इसका मतलब बॉन्ड यील्ड, समझ में आया, क्लियर। ठीक है, इसको एक लाइन में लिख लीजिएगा। जब रिसेशन आएगा, लिख लीजिएगा, जब रिसेशन होगा तो लोग क्या करेंगे, अपनी प्रायोरिटी में बॉन्ड पर पैसे ज्यादा लगाना स्टार्ट कर देंगे एज कंपेयर टू शेयर्स। या फिर जब शेयर मार्केट डूबेगा तो शेयर मार्केट में पैसे की जगह लोग कहां लगाएंगे, बॉन्ड पे पैसा लगाएंगे। बॉन्ड पर पैसा लगाएंगे तो जो बॉन्ड की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है जी। अब बॉन्ड की जब डिमांड बढ़ जाएगी इसका मतलब 100 रुपए का 110 चल रहा था, अब कितना हो गया 105, इसका मतलब बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। कहानी समझ में आई। इस लाइन को याद कर लीजिएगा, ये एकदम करेक्ट लाइन है, परफेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर, ठीक है। बजट में सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, इस बार का बजट इतना ही था, ठीक है। बाकी के जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, वो आप करंट अफेयर्स में कुछ स्कीम्स हैं उनको आप देखेंगे, ठीक है। बजट में सिर्फ एक इसी को देख लीजिएगा, एक कुछ ग्राफ्स होंगे, ठीक है, वो हम अपलोड कर दिए जाएंगे, आप उनको देख लीजिएगा, डेट्स ऑल। बजट में इसके अलावा कुछ नहीं देखना। एक दो क्वेश्चन अगर बजट से टच भी करते हैं तो वो मैं आपको सारे बता चुका हूँ कि कौन से टच करेंगे, इसके अलावा और कोई टच कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। डेट्स ऑल, एंजॉय द स्टडी, अच्छे से पढ़िएगा।